अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शहजादो शहजादो शहजादो, वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 2, या इसको लास्ट लेक्चर समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो मैंने आपको वेव्स के चैप्टर में वैसे ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं जो आपको पता होना चाहिए। कुछ रहता हुआ तो उसको एमसीक्यूज के थ्रू हम कवर कर रहे हैं। बल्क जो चैप्टर का था वो इन दो लेक्चर्स में था, जो पहला लेक्चर था एंड जो सेकंड लेक्चर है। द सेकंड लेक्चर इज कि भाई एसी फ्लो थ्रू रेजिस्टर, रेजिस्टर लगा, एसी सोर्स लगा, या फिर दूसरा सर्किट कोई ऐसा बना कि कैपेसिटर लगा और एसी लगा साथ, या फिर इंडक्टर। ओ व्हाट इज इंडक्टर सर? सोलिनॉइड, सोलिनॉइड मैं बताऊंगा सारा, बेफिक्र हो जाओ। और इंडक्टर के साथ एसी का सोर्स, एसी का सोर्स देखो ना, तुमने सीक्वेंस नहीं छोड़ना। जो सीक्वेंस हमारा पहले लेक्चर से स्टार्ट हुआ है वो नहीं छोड़ना, वो नहीं भूलना। व्हाट इज एन एसी सोर्स? अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज और करंट अल्टर करेंगे। करंट वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से बनेगा ना, तो वो वोल्टेज का डिफरेंस चेंज हो रहा होगा बार बार, तो उसकी उसी वजह से बनने वाला करंट भी चेंज हो रहा होगा। फिर मैंने कहा था कि हो सकता है ये वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ पीक पर आए, दोनों एक साथ जीरो पे जाएं, या फिर हो सकता है कि करंट पहले ही पीक पर गया हो, वोल्टेज अभी जीरो पे हो, या फिर वोल्टेज पीक पर हो, करंट अभी जीरो में हो। अब ये तीन सिनेरियोज थे, और ये तीन सिनेरियोज अलग अलग थे। रेजिस्टर के अंदर दोनों एक साथ जाते थे, कैपेसिटर के अंदर करंट पहली पीक पर होता था, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस पहली पीक पर होता था। तो अब समझ आई सीक्वेंस, पीएमडीसी ने क्या सीक्वेंस बनाया आपका। और मेरा काम है आपको ये अब तगड़े किस्म का समझाना और तगड़े किस्म के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इस लेक्चर का फॉर्मेट बताऊं, हमने क्या डिस्कस करना है। बेस बनाएंगे हम, बड़े सीक्वेंस से यहां से चलेंगे। ये देखो मैंने सारा लिखा हुआ है, जो आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, थोड़े से इन सर्किट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, फिर हमने तीनों को हम कंपैरिजन मेथड से पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ना ही कंपैरिजन मेथड से बनता है। ओके, कि एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी। अब तुमने कंफ्यूज नहीं होना, वो तुम्हारे भाई का काम है, तुम मेरे पे ट्रस्ट करके आए हो ना, तो आई विल नॉट लेट यू डाउन इंशाल्लाह। एसी थ्रू कैपेसिटर एंड एसी थ्रू इंडक्टर। अब इनके मेजर पॉइंट्स, कंपैरिजन पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आपकी आसानी के लिए, कि आपको स्कैटर्ड फॉर्म में डाटा मिले। उसके बाद ये साइड पे एमसीक्यूज देखो, आपकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। ये समझ आई? एंड जो पॉइंट्स हमने इस कंपैरिजन टेबल में समझने होंगे, वो हम यहां पे, हमारा ये एक्सप्लेनेशन एरिया होगा, ये वाला, यहां पर हम समझ रहे होंगे। तो आपको बेसिक फॉर्मेट लेक्चर का समझ आ गया। अच्छा, एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। मेरा आपसे सवाल है कि रेजिस्टर एक रुकावट थी, किसके लिए? करंट के लिए। के करंट के लिए एक रुकावट है, और उस रुकावट को हम कहते थे रेजिस्टेंस। ऐसी जो रेजिस्टेंस है ना, चाहे तू उस रेजिस्टर को अल्टरनेटिंग करंट से लगा दे, चाहे तू उसको डीसी सोर्स लगा दे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टर ने रेजिस्टेंस देनी है। भाई लॉजिकल है ना, ये रेजिस्टर लगा, एसी सोर्स लगा दे, करंट पहले इधर जाएगा पहले हाफ में, फिर दूसरे हाफ में इधर जाएगा। तो जाए इधर जाए, जाए इधर जाए, रेजिस्टेंस तो दे रहे हैं ये भी। तो एसी को तो रेजिस्टेंस देता रहेगा। तो चल डीसी सोर्स लगा ले, चल तू डीसी सोर्स लगा ले, ये लगा हुआ रेजिस्टर, डीसी सोर्स मतलब एक ही डायरेक्शन में तेरा करंट जा रहा है, तो अभी भी भाई रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि वो उसका काम ही रोकना है। चाहे तू इधर जा, चाहे तू इधर आ, कोई रोला यहां तक? कोई रोला नहीं सर, कोई रोला नहीं। ये जो, अब देखो, अब मैं कहता हूं बैटरी का हो सकता, चलो ठीक है, बैटरी को अब साइड पे फेंको। अब हम बात ही उस सोर्स की कर रहे हैं जो डायरेक्शन चेंज करवाता है करंट की, मतलब अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये लगा दिया अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये मैंने लगाया सबसे पहले इसमें रेजिस्टर। ऐसी है, पहले हाफ में ये पोलैरिटी होगी और करंट इधर जा रहा होगा, दूसरे हाफ में ये पोलैरिटी हो जाएगी एंड करंट इधर जा रहा होगा। ऐसी है, ठीक है, समझ में आती है। मैं कहता हूं ये लगा तू अब कैपेसिटर, ये तू लगा
कैपेसिटर, और ये तू लगा अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई देख, अब यहाँ पे सवाल ये है कि चल करंट आता है यहाँ पे, पहले यहाँ पे ऐसे आ रहा है करंट, ये ले आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इधर जा रहा है। अब इस करंट, अब रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, मैं कहता हूं वायर्स की भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जाओ वायर की भी कोई नहीं है, एजम्पशन करते हैं, क्या अब कोई रुकावट होगी करंट को? हाँ होगी, कैपेसिटर देगा अभी भी, वो कैसे देगा वो मैं बताता हूं, वो बताता हूं मैं, वो सोच छोड़ दो, लेकिन जो अब देगा ना रुकावट, उसको तुम कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, यहां पे लेकिन हम रेजिस्टेंस नहीं डालते, रिएक्टेंस कह देते हैं, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह देते हैं। फॉर कैपेसिटर बी होती है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जो रिएक्टेंस की टर्मिनोलॉजी है ना, ये हम एसी के लिए यूज करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टेंस जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। कैसे करती है बताऊंगा, छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा बताऊंगा, मैं आगे टिक लगाऊंगा यहाँ पे, जब तुम्हें समझ आ जाएगी ना मैं आगे टिक लगाऊंगा, वो छोड़ दो। रेजिस्टेंस का यूनिट था ओहम्स, रिएक्टेंस का यूनिट भी क्या है, ओहम्स। समझ आई? अच्छा ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मैंने कहा ओपोजिशन टू चेंज इन करंट। अब अगर मैंने एसी सोर्स के साथ, अब वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, वो छोड़ दो, ये एसी सोर्स है, ये मैं लगाता हूं सोलिनॉइड, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये पहला हाफ चल रहा है, करंट यहां से जाएगा, गुजरेगा सोलिनॉइड में से, ऐसी है, इसके टर्न्स के साथ ऐसे ऐसे घूमेगा करंट, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, पता है ना। अच्छा, अब रेजिस्टेंस कोई नहीं है, मैं कहता हूं assumption है कि 0 ओहम्स रेजिस्टेंस है रेजिस्टर वाली, लेकिन क्या अब एसी के फ्लो को रुकावट होगी कोई? यस होगी। अब मैं इसको बोलूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये तीनों की तीनों करंट के लिए एक ओपोजिशन है, उसकी रुकावट है। फर्क ये है, रेजिस्टेंस दोनों के लिए, रेजिस्टेंस दोनों के लिए, बट जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये बेसिकली इसका मेजर कंसर्न है अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो तूने कैसे अपोज करना है। अब मैंने दोनों के साथ लिख दिया कि देखो, ओपोजिशन टू द चेंज इन करंट, ओपोजिशन टू द चेंज इन करंट, फर्क क्या है, फर्क क्या है बताता हूं, हौसला हौसला, अब आओ जरा इधर, अब आओ जरा इधर। ये मैंने एसी का एक सोर्स लगाया हुआ है, जो मेरे पास कनेक्ट है एक कैपेसिटर के साथ, ऐसी है, ये आपको पता है। इसी तरह मैंने एक एसी का सोर्स यहां पे लगाया हुआ है, जो कनेक्ट है एक इंडक्टर के साथ, सोलिनॉइड के साथ, ओके। अच्छा, यहां पर मैं बनाता हूं, यहां पर मैं बनाता हूं अब एसी की वेवफॉर्म, यहां पर मैं आपके सामने इधर बना देता हूं, ये लो, ये करंट मेरे पास एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। देखो, अब चेक करना तुमने, ये करंट का वाई एक्सिस है, मतलब ये 0 एम्पेयर, ये 1 एम्पेयर होगा, ये 2 एम्पेयर होगा, ये 5 एम्पेयर होगा फॉर एग्जाम्पल। तो पीक में कह लेता हूं कि मेरे पास 5 एम्पेयर की है, फिर 5 एम्पेयर से नीचे जाएगा 430 पे आएगा, फिर नेगेटिव में इंक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव में कम होता होता 0 पे आ जाएगा। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझा दिया था। मैं कहता हूं कि 1 से 3 एम्पेयर तक जाना है ये, अब मैं उसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये देखो 1 से 3 एम्पेयर तक जाना है। सपोज करो ये वाला एक्सिस जो है ये 3 एम्पेयर है, 1 से 3 एम्पेयर, मतलब करंट में चेंज आ रहा है, मतलब करंट में चेंज आ रहा है। अब यहां पे देखो ना, यहां पे जा रहा था पहले 1 एम्पेयर, यहां पर ही जाने लग गया है 3 एम्पेयर। तो अब ये जो ज्यादा करंट जा रहा है, इसको एक रुकावट मिले, इसको इसको एक रुकावट मिले कैपेसिटर की तरफ से, वो कहे भाई नहीं रुक, तुझे मैं 3 एम्पेयर नहीं करने दूंगा, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसी तरह यहां पर जा रहा था 1 एम्पेयर, थोड़ी देर बाद इधर ही जा रहा है 3 एम्पेयर, और सोलिनॉइड बोले भाई नहीं, मैं तुझे 3 एम्पेयर तक नहीं जाने दूंगा, तो वो मेरे पास होगा, मतलब रुकावट है ना, रुकावट, वो बोलेगा भाई
अब वो होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई रोला अभी तक? फर्क क्या है? फर्क क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से डिफर कैसे करती है वो बताता हूं मैं आपको। देखो, अब तुम्हें समझने वाली बात यह है कि कैपेसिटर में रुकावट कैसे आती है, इंडक्टर कैसे रुकावट देता है। अगर तुमने ये समझ लिया, तुम्हें ये पता लग जाएगा इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में एक्चुअल में फर्क क्या है। हाँ भाई, कोई मसला अभी तक? कोई मसला नहीं। आ जाओ अब, कैपेसिटर कैसे रुकावट देता है? सर ये सवाल है ना फिर? ओके सवाल है, आ जाओ इधर। 1 एम्पियर करंट आया तो इधर पोटेंशियल डेवलप हो गया कोई, ठीक है। ये पॉजिटिव होगी प्लेट, ये नेगेटिव होगी प्लेट, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्जेस जो यहां पर है प्लेट पे, अब ये यहां पर भी कोई पोटेंशियल जनरेट हो गया होगा, इधर भी कोई पोटेंशियल होगा, ऐसी है। अब ये वाले चार्जेस, ये वाले चार्जेस, ये आने वाले चार्ज को अब रिपेल भी करेंगे। करेंगे कि नहीं? करेंगे। बात सुननी है, बात सुननी है मेरी। ये देखो, ये प्लेट पड़ी है मेरे पास कैपेसिटर की, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं पॉजिटिव, कोई नेट चार्ज नहीं इस वाली ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव, और ना ही कोई नेट चार्ज नेगेटिव नीचे वाली प्लेट पे। मेरे पास यहां से एक ये ब्लैक कलर का एसी सोर्स एक करंट चलाता है, वहां पे इसकी तरफ आता है, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, कोई रुकावट नहीं। यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चार्ज स्टोर हो जा रहे हैं। अब जब दोबारा यहां से सर्किट से पॉजिटिव आएगा, इसको ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज प्लेट्स पे रिपेल नहीं करेंगे, बताओ। तो सोर्स को जान मारनी पड़ेगी इसको यहां पे पहुंचाने के लिए। ऐसी है, ऐसी है। तो अब ये जो रिपल्शन हो रही थी, ये जो रुकावट हो रही थी, इसको वो बोलता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको वो बोलता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा सर ठीक है, होगा क्या? देखो, ये तुम्हारे पास थे 3 चार्ज, ऐसी है। अब 3 चार्ज ने कोई फील्ड भी बनाई होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल फील्ड बन गई, ये लो, कैपेसिटर के दरमियान ये फील्ड भी तो बनती है ना, ये फील्ड बन गई। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके। अभी तुम्हें पता है यहाँ पे नेगेटिव कैसा है, तुमने कैपेसिटर के लेक्चर में, जो मेरा कैपेसिटर का लेक्चर था उसमें मैंने बताया था चार्ज कैसे डेवलप होते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसने यहां से प्लेट से उठा के पॉजिटिव दूसरी प्लेट में लेके गया, तो एक पे नेगेटिव ज्यादा हो गए उतने ही जितने पॉजिटिव गए, ओके। अच्छा, अब मेरे पास यहां से एक शहजादा बंदा आता है, पॉजिटिव वायर में से आता है कि भाई मैंने भी प्लेट पे आना है। चल आ जा भाई, तू आ जा। अब मुझे बताओ, अब रिपल्शन हो रही है, यहां पे सोर्स भी लगा हुआ है साथ। ऐसे मैं इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बनाता हूं, इधर बना लेता हूं। ये मेरे पास सोर्स भी लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसी का, ये मेरे पास वायर है, ऐसी है। अच्छा, अच्छा ठीक है। अब ये रिपल्शन हो रही है, अब इस सोर्स को जान लगानी पड़ेगी। तो ये जो इसका वर्क होगा, ये जान लगा के इसको यहाँ पे स्टोर करवा ही देगा, इसको यहाँ पे पहुंचा देगा, प्लेट्स पे पहुंचा दिया। अच्छा, अब देखो जरा, अब वो जो बैटरी ने जान लगाई, बैटरी ने जान लगाई, वो चार्ज के पास जो किनेटिक एनर्जी आई, वो किनेटिक एनर्जी यूज हो गई यहां पर फील्ड बनाने में, उसको प्लेट पर पहुंचाने में, प्लेट पर डिपॉजिट कराने के लिए एनर्जी यहां पर आ गई, एनर्जी फील्ड के अंदर आ गई ना। सीधी सी बात है ना। देखो, एक रेजिस्टर है मेरे पास, ये रेजिस्टर है, यहां से मैं अगर चार्ज गुजारता हूं, तो इस चार्ज के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो रेजिस्टर ने खाली हीट बना दी। अब यहां पे अगर बल्ब लगा होता, तो वो हीट आपको बल्ब चमकता हुआ दिखाता हीट की फॉर्म में। बल्ब, आपके घर में बल्ब लगा होगा ना, बल्ब के इर्द गिर्द अपना हाथ करो, वहां पे आपको ना गर्माइश फील होगी, हीट फील होगी, वो चार्ज से काइनेटिक एनर्जी गई है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, यहां पर भी ऐसे हुआ, तो चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो यूज हो गई। अच्छा, वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई थी? वो सोर्स दे रहा है भाई, सोर्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है अंदर वायर के, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो, हाँ, कन्वर्ट हो गई है किसी और चीज में। जैसे यहां पे काइनेटिक एनर्जी रेजिस्टर में हीट में हुई है, यहां पर भी कन्वर्ट हो गई है फील्ड बनाने में। एनर्जी कहां स्टोर हुई है? तभी तो हम कहते
भाई कैपेसिटर जब लगाते हो तो एनर्जी फील्ड में स्टोर होती है, मतलब वो तूने फील्ड बनाने में यूज हुई। कोई रोला अभी तक। तो मसला पता क्या है? मसला पता क्या है? ये हीट ना वापस आ नहीं सकती सर्किट के अंदर। ये सर्किट बना हुआ है पूरे में। अब ये हीट गई तो गई, आपके कमरे में आ गई है हीट। अब वो बल्ब के फिलामेंट के अंदर नहीं जा सकती हीट, समझ आई? लेकिन जो यहां पे एनर्जी कन्वर्ट हुई है ना, वो फील्ड दोबारा करंट बना सकती है। ये बताना चाह रहा था मैं, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो बाद में लगेगा। आपकी बुक लाइंस है ये आपकी बुक लाइंस है। छोड़ दो, चलो इसको भी छोड़ दो, इसको भी अभी। अब सुनो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। वो रेजिस्टेंस आई, वो रेजिस्टेंस आई, तो वो जो ये जो रिपल्शन हो रही थी ऑलरेडी प्रेजेंट की वजह से, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस बन गया होगा ना इसकी वजह से, तो उसको क्या करेगा? रोकेगा, रुकावट देगा। ओके, समझ आ गई, जबरदस्त, कोई मसला नहीं। ओके, अब यहां पे देखो। अब आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस वो कैसे रुकावट देता है भाई, वो बताता हूं कैसे देता है। ये आपके पास है सोलिनॉइड, ये लगा हुआ है एसी सोर्स, ये चलता है पहला हाफ। अब मैं आपको ये जो मैं येलो से बनाऊंगा ना, ये समझ लो। अब आपको समझ लगेगा ज्यादा, ये पीछे है, ठीक है? ये पीछे है वायर, ठीक है? अच्छा, मतलब आगे से इस तरह जा रहा है, पीछे से नीचे को जा रहा है, सही है? अच्छा, अब मैं कहता हूं ये, फॉर एग्जाम्पल अब यही 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर, मैं देखो ना, मैंने वो 1 एम्पेयर 3 एम्पेयर लेके आना है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1 एम्पेयर करंट चलता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है? लेकिन 1 एम्पेयर से 3 एम्पेयर करंट होता है, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो ज्यादा बनेंगी लाइंस, इधर को ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी। लेकिन लेंजेज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स ज्यादा हो रहा है। वो कहेगा ना, ना, मैं तेरे ऑपोजिट फील्ड बनाऊंगा, ईएमएफ बनाऊंगा मैं अपना, अपने अंदर सॉलिनॉइड के अंदर जो सोर्स की वजह से करंट चल रहा था ना, मैं, और वो ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, तो मैं अपना करंट उसके ऑपोजिट बनाऊंगा ताकि मैं ज्यादा होने वाले करंट को कम करने की कोशिश करूं। तो जो वो करंट अंदर बना है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, सेल्फ इंड्यूस करंट बना, और वो सेल्फ इंड्यूस करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनी जो ऑलरेडी सोर्स से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी, बिकॉज सोर्स से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रही थी, तो लेंजेस लॉ उसको कम करेगा ना। तो अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है और वो जो करंट एसी सोर्स वाले करंट के ऑपोजिट चल रहा है, तो वो करंट के लिए रुकावट नहीं होगा। बताओ, नहीं होगा? होगा। तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कोई रोला अभी तक? कोई रोला अभी तक? कोई रोला? सारी समझ आ गई तुम्हें? अब देखो मैं तुम्हारे लिए, अब सीक्वेंस चेक करना, देखना कितना प्यारा सीक्वेंस बनाया आपके, लिटरली तुम्हें समझ आ गई व्हाट इज रेजिस्टेंस यूनिट। इसका भी होम है, इसका भी होम है भाई। रोला क्या है, रोला क्या है? मैं कहता हूं, अब देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे शो करते हैं। रिएक्टेंस को शो करते हैं एक्स से, रेजिस्टेंस को करते थे आर से। कैपेसिटिव रिएक्शन मतलब सी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एल। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अब ये उस, कैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है, ठीक है? अब मैं उस पर नहीं टाइम जाया करूंगा। अब तुम्हारी बुक में फॉर्मूला है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, मतलब ओपोजिशन, उस करंट को, एसी के करंट को रोक ओपोज करने की एबिलिटी, वो 1 बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस। और और इंडक्टर के अंदर कैपेस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, ओमेगा नीचे था और यहाँ पे ओमेगा ऊपर है, लेकिन एल भी साथ है, यहाँ पे इंडक्टेंस साथ है, वहां पे कैपेसिटेंस साथ थी कैपेसिटर के लिए। ये फॉर्मूला अभी तक तुमने पढ़ लिया। अब आओ आगे, ये देखो। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल है 2 पाई एफ। तो मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई एफ डाल दिया, तो मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या आ गई? 1/2 पाई एफ सी, जो मैंने यहां पे लिख दिया, सही है? इसी तरह इंडक्टिव रिएक्टेंस में मैंने 2 पाई एफ डाल दिया। कोई रोला अभी तक? कोई रोला नहीं। अच्छा, अब यहां पर देखो ना यार, क्या जबरदस्त चीज बता रहा है, क्या जबरदस्त चीज बता रहा है। तुम्हें ये समझ आ गई, ये ऑपोजिशन देंगे, दोनों चेंज इन करंट को अपोज करेंगे। देखो ना, मैंने दोनों में क्या लिखा है? ऑपोजिशन टू द चेंज इन करंट।
ऐसी है ना, opposite टू द चेंज इन करंट। अच्छा, अब आओ इधर, अब आओ इधर। अब देखो यहां पे सपोज करो कैपेसिटर, फॉर एग्जाम्पल दो कैपेसिटर पकड़ो, दो कैपेसिटर पकड़ो, ये लो, ठीक है, और दो ही सोलिनॉइड पकड़ो, ठीक है, दो ही सोलिनॉइड पकड़ो, ये लो पकड़ लिए सर। इन दो कैपेसिटर को भी एसी सोर्स के साथ लगाओ, ठीक है। अब ये वाला देखो, मैं कहता हूं इसकी कैपेसिटेंस भी सी है, इसकी कैपेसिटेंस सी है, दोनों की सी है, और इसकी इंडक्टेंस और इसकी इंडक्टेंस सेम है। अब इस फॉर्मूले में अगर मैं कैपेसिटेंस सेम कर दूं, ये 2 पाई वैसी कांस्टेंट है, तो क्या जो ये रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी के ऑपोजिट नहीं होगी? ये फ्रीक्वेंसी किस चीज की है? ये वो करंट की जो वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल, उसकी फ्रीक्वेंसी भाई। पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है, किसी में 60 हर्ट्ज है, तो ये क्या करेगा, इंपैक्ट क्या होगा पैसिव रिएक्टेंस से, क्या होगा? मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि इन एसी इट वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस वेरी करती है। अब वो डायरेक्टली वेरी करती है, इनवर्सली वेरी करती है, वो अलग बात है। इनवर्सली वेरी करती है कैपेसिटर में, डायरेक्टली वेरी करती है इंडक्टर में। एल, अब इसमें भी एल कांस्टेंट है मेरे पास, इंडक्टेंस दोनों का एल कांस्टेंट ले ले, इसका भी एल ये कांस्टेंट, इसका भी एल यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा अब मैं कहता हूं ये देख भाई, ये कांस्टेंट है, तो तू, तेरी जो रिएक्टेंस है ना, तूने जो अपोज करना है वो एसी को लगता है डायरेक्टली, एल, एल डायरेक्ट रिलेशन है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, सपोज करो मैं यहां पे वेव फॉर्म देता हूं और इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ओके। अच्छा, अब ये इसको अपोज करेगा, अब मतलब क्या 50 हर्ट्ज का, ये मतलब क्या है, एक सेकंड इन 50 साइकिल हो जाएंगी, 50 साइकिल लिटरली एक सेकंड में। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं, ये देखो, ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट है, यहां पर से पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं। अब ये वेव फॉर्म थी, इस वेव फॉर्म का ये वाला हिस्सा, ये क्या बता रहा है, करंट ज्यादा हो रहा है, करंट ज्यादा ज्यादा हो रहा है, ऐसी है। ये क्या बता रहा है असल में, ये बता रहा है कि देख करंट इधर आएगा, पहले ज्यादा आएंगे। अब अच्छा ये कर्व ये क्या बता रही है, कर्व ऐसे क्यों है, ये ऐसे, ये चीज बता रही है कि शुरू शुरू में तो बहुत ज्यादा चार्जेस बढ़ेंगे, एक साथ कितने ज्यादा चार्जेस चले जाएंगे, इतने ज्यादा आ गए, लेकिन अब रिपल्शन होगी ना, अब भी आ जाएंगे, लेकिन अब पहले से ज्यादा टाइम लेंगे चार्ज आने में। तभी तो ये इस तरह कर फिर मुड़ती है कि अब इंक्रीज आ रहा है, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, क्योंकि अब रिएक्टेंस डेवलप हुई ना वहां पे। अब मुझे ये बताओ, प्लेट में आता है चार्ज, मैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दूं, मैं कहता हूं एक सेकंड में पहले 50 साइकिल्स थी, अब एक सेकंड में 100 साइकिल्स, मतलब 100 हर्ट्ज। मतलब अब जब चार्ज आएगा ना, वो ये चार्ज का जो जो यहां पे पोटेंशियल बनना है, उसको बनने का टाइम ही नहीं देगा कि यहां पर चार्ज आगे निकल भी जाएगा। निकलेगा क्यों? क्योंकि भाई एसी है ना, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, डायरेक्शन रिवर्स करता है एसी अपनी, पता है ना इस चीज का? पता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा की ना मैंने, देखो ना यार, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ये देखो, ये 0 एम्पेयर था, ये 10 एम्पेयर था, ठीक है, 0 से 10 एम्पेयर तक मैं जाता हूं 0.2 सेकंड्स के बाद, लेकिन एक में मैं 0.0001 सेकंड के अंदर ही 10 एम्पेयर तक चले जाता हूं। तो प्लेट पर मैंने पोटेंशियल डेवलप होने का टाइम ही नहीं दिया, तो क्या इतनी रेजिस्टेंस शो हुई? नहीं, सिंपल। तो अब इस रिलेशन पे आओ कि भाई तू फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर, रिएक्टेंस कम हो, क्योंकि तूने इतनी ज्यादा स्पीड कर दी है कि चार्ज अभी आते हैं फौरन निकलता है, साइकिल कंप्लीट करता है, फिर अगली साइकिल कंप्लीट करता है, फिर अगली साइकिल कंप्लीट करता है। हाँ भी आई समझ, मतलब वो प्लेट्स पर पोटेंशियल बनने का मौका ही नहीं दे रहा, इतना टाइम नहीं दे रहा कि वो एसी के पोटेंशियल को रिपेल करे। लेकिन पहले से कम हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं हो जाएगी, ये याद रखना, जीरो नहीं हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस जीरो नहीं हो जाएगी।
आई समझ। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं नहीं यार, चार्ज को आहिस्ता आहिस्ता आने दे। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ये देखो आहिस्ता 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 आ रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया चार्ज। अब ये आने वाला चार्ज और ये भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जब ये आ रहा होगा तो इसको रिपल्शन हो रही है, तो रिएक्टर से ज्यादा नहीं हो गई। एक चार्ज है, वो आता है निकलता है, आता है निकलता है फौरन, आता है निकलता है फौरन, तो वो उधर पोटेंशियल बनने का मौका ही नहीं दे रहा। सिंपल, कोई रोला अभी तक। उसमें चार्ज ये स्टोर हो रहे हैं ना, स्टोर हो रहे हैं, फिर ये जब आ रहा है चार्ज, ये ऐसे आएगा। हाँ, फिर बाद में ये सारे चार्जेस रिवर्स भी जाएंगे बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट है, ऐसी है ना। लेकिन तब तक इतनी रेजिस्टेंस तो शो कर दी उसने, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दूं, अभी एक एक चार्ज ही आएगा कि सारे एक साथ आएंगे, सारे चले जाएंगे, इतना जल्दी हो रहा है ये। हाँ, अब आप कहोगे सर क्या मतलब, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी? होगी, मैंने कहा जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, लेकिन बहुत कम होगी फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने की वजह से। सर, इंडक्टर में डायरेक्ट रिलेशन है, वो क्यों वो बताता हूं मैं उधर। देखो ना, तुम्हें मैं समझा रहा हूं क्यों आगे तुम्हारे काम आएंगी चीजें। ये क्या है, ये यही अभी तुम्हें बताऊंगा, लैग लीड क्या क्यों हो रहा था, लैग लीड। तुम्हें यही रीजन है, यही रीजन है, तुम्हें मैं समझा रहा हूं प्रॉपर। तो बेफिक्र हो जाओ, बहुत तगड़े सीक्वेंस के साथ हम कर रहे हैं ये लेक्चर। इंशाल्लाह नहीं भूलेगा आपको ये मेरा बात देखो ना। आप लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर याद जिस तरीके से किया हुआ था, वो भूलना ही था, वो आपको मुश्किल ही लगना था, वो आपका सर दर्द, रट्टा जब मारोगे तो सर दर्द होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मेरे पास ये दो इंडक्टर्स है भाई, दो इंडक्टर्स आते हैं। अब सपोज करो ये 1 एम्पेयर। अब याद करो, यहां देखो ना, ये डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है, ये डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंस बना कैसे रहा था। इंडक्टर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस दे रहा था, जो ईएमएफ बन रही थी। फॉर एग्जांपल देखो ना, ये मेरे पास सोलिनॉइड था, अब इसमें से यहां पे आया करंट 1 एम्पेयर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है ऐसे। ये सपोज करो ये करंट नहीं चेंज हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, कोई और ईएमएफ सोलिनॉइड के अंदर नहीं बनेगी। मैं कहता हूं 1 एम्पेयर से करंट जाता है 3 एम्पेयर, बिकॉज करंट तो चेंज हो रहा है, एसी सोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने लग जाएंगी। जब ये ज्यादा बन रही होंगी ना, सोलिनॉइड को ये कबूल नहीं होगा, वो अपने अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलाएगा, ताकि उसके बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट हो, और वो जो ज्यादा हुई है लाइन उनको कम करने की कोशिश करे। तो अब ये जो करंट को रुकावट होगी, ये जो 3 एम्पियर जो 1 एम्पियर से 3 एम्पियर जब जा रहा था, 1 2 2.5 2.7 3 तक गया, इस दौरान करंट को जो ऑपोजिशन मिली लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब और ज्यादा रुकावट होगी। है सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, तूने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा रहा है, अब तू कम टाइम में ज्यादा बढ़ाता है, तो भाई सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी तो ज्यादा बनेगी ना लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो ज्यादा अपोज करेगी, तो ऑब्वियसली भाई ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। तो यहां पे डायरेक्ट क्यों है वो समझो, कैपेसिटर में इनवर्स क्यों थी वो भी समझ लिया, आई समझ। अब मैंने कंक्लूजन निकाला भाई, कि जो कैपेसिटर है ना, वो भी रिएक्टेंस शो करेगा, इंडक्टर है वो भी करेगा, लेकिन जो कैपेसिटर है ना, वो सेज नो टू स्लो चेंजेस इन करंट। ये छोटे, थोड़े थोड़े आहिस्ता से चेंज आने वाले करंट को रोकता ज्यादा अच्छा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम तो ज्यादा अच्छा रोकेगा, लेकिन ये सेज नो टू फास्ट चेंजेस इन करंट, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा रोकेगा। हाँ भाई, समझ आई? अब ये रिलेशन समझ आए। अब तुम्हें वो न्यूमेरिकल दे, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ये इस तरह सीन है इसका, बता कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल। हम न्यूमेरिकल करेंगे करेंगे करेंगे, वो छोड़ दो, हो जाएगा मसला सोल्व। मुझे बताओ, क्या अब इन चीजों की समझ आई है कि नहीं आई? बताओ। अच्छा, अब तुम्हारे वो एक और तुम्हें कह सकता है, वो तुम्हें कहता है, देखो ना, यहां से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज निकलते हैं, मल्टीपल टाइप, खजाना है एमसीक्यूज का ये चैप्टर। बताता हूं कैसे। वो तुम्हें कहता है कि इफ C1 रेशो C2 is 2:3, what is XC
1:xc2। और यहां पे वो कंडीशन दे देता है कि दोनों में ओमेगा इक्वल है। अब अगर इक्वल है तो ये मेरे पास फॉर्मूला था, ऐसी है, ओमेगा इक्वल है, तो अब एक्स सी इसके आता है इनवर्स। तो अब एक्स सी वन के लिए कैपेसिटेंस वन, और इसी तरह एक्स सी टू के लिए कैपेसिटेंस टू। उसने तुझे उसने निकालने को क्या बोला है, एक्स सी वन रेशो एक्स सी टू, मतलब एक्स सी वन और एक्स सी टू, ये रेशो। अब देखो, अब ये सी वन अगर ऊपर है यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो कैपेसिटेंस नीचे आएगी उसकी, एंड सी टू अगर नीचे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, तो उसकी कैपेसिटेंस ऊपर आएगी। इनवर्स रिलेशन है ना। अच्छा, अब सी वन रेशो सी टू था 2:3, लेकिन ये सी टू ओवर सी वन है, तो ये 3:2 हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन में एक्स सी वन रेशो एक्स सी टू, दैट विल बी 3:2। अब इंडक्टर का उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालोगे, सही है ना। मैंने जो आपको मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन समझाना था, तो मैंने दो कैपेसिटर ली, उन दोनों की कैपेसिटेंस सेम रखी। लेकिन गेस करो, अगर दो सर्किट्स लूं, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम कर दूं, लेकिन कैपेसिटेंस छेड़ दूं, अब ज्यादा कैपेसिटेंस होगी तो कम रिएक्टेंस होगी, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटेंस तो चाहती है मेरे पास करंट आए, मेरे पास चार्ज आए, तो वो ऑब्वियसली कम रिएक्टेंस शो करनी चाहिए, तो वो भी लॉजिकल है। हाँ भी, आई समझ, आई समझ, आई समझ। तो ये एमसीक्यूज देखो ना, न्यूमेरिकल यहां से बनेंगे, आपको वो यहां पे तंग करेगा, तो मैं आपको डिफरेंट टाइप का चूज कराऊंगा, वो बेफिक्र हो जाओ। मेरा काम है आपको मैक्सिमम चीजें करवा के भेजू एमडी कैट के लिहाज से, सही है ना। तो समझ आ रही है कि नहीं आ रही, फिजिक्स बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही, पता लग रहा है किस तरह करना था फिजिक्स को, और किस तरह करते आ रहे थे तब से, पता लगा। तो अब मुझे बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा है कि नहीं। इन अल्टरनेटिंग करंट, रिएक्टेंस जो होती है बेसिकली हम उसको अल्टरनेटिंग करंट के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं। इन एसी ओनली वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, रिएक्टेंस डिपेंड करती है, कैपेसिटर के लिए इनवर्स रिलेशन है, इंडक्टर के लिए डायरेक्ट है, एल। ओके, आई समझ, आ गई। अब यहां पर एक चीज ये है, मैंने अब आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा हुआ है, एसी फ्लोज थ्रू अ कैपेसिटर, बताओ क्या फ्लो करता है। या मैंने आपको एक कैपेसिटर के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैंने साथ लिखा है बट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। फॉर एग्जांपल देखो, ये प्लेट है मेरे पास, ये मेरे पास बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है। बैटरी चाहती है मैंने इधर कोई, इधर यहां से उठाने हैं चार्जेस, और मैं यहाँ पे स्टोर करवाऊंगा। अब वो यहां पर ही चार्ज भेज रहा है, यहाँ पे बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम है, ऐसी है, बीच में आपके पास एक इंसुलेटिंग मीडियम है। अब मुझे बताओ, प्लेट्स आपस में जुड़ी नहीं हुई, तो क्या यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेशन होगी, पॉजिटिव 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 और यहाँ पे नेगेटिव, अगर प्लेट जुड़ी नहीं हुई तो क्या यहाँ पे चार्ज जा पाएगा, नहीं, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है, और डीसी सोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज भी नहीं कर रहा, तो चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे और करंट रुक जाएगा, तो फ्लो मेरे पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक। बेशक यहाँ पे बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दो, तो आप देखोगे बल्ब रुक चलना बंद हो गया, सही है, क्योंकि अब वो खत्म हो गया है बस, करंट जो भी था। ओके, आई समझ के नहीं आई मुझे बताओ, जितना चार्ज वो छोड़ कर सकता था कर लिया। अब जब तुम बैटरी उतार के इसको वायर के साथ जोड़ोगे सिंपल, फिर कैपेसिटर एक करंट चलाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में, अब वो दोबारा ग्लो करेगा बल्ब। लेकिन ये तभी तो मैंने कहा है, बट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, डीसी को ब्लॉक कर दिया उसने, वो आगे गुजर नहीं सकता। लेकिन एसी की अगर मैं बात करूं, अभी सारी आपकी बुक लाइंस है ना, एसी की अगर कैपेसिटर की बात करूं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कैपेसिटर जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ब्लॉक्स डीसी, ब्लॉक्स डीसी, या डीसी अगर अगर मैं कुछ भी ना मैसेज करूं, तो वो प्योर डीसी की बात करूं मैं, प्योर डीसी। ओके, ब्लॉक्स प्योर डीसी, एंड और यहां पे है जो एसी है, अलाउज, अलाउज फ्लो ऑफ एसी, ऐसी है। इंडक्टर जो है वो करता है, वो डीसी को ब्लॉक नहीं करता, नॉट ब्लॉक्स डीसी, वो गुजर सकता है वहां से, क्योंकि वो तो एक इंडक्टर है, वो तो वायर तो कंटिन्यूअस है। देखो ना, तुमने कॉन्सेप्चुअली रहा करो, रटने लगाया करो, क्योंकि और एसी भी फ्लो करेगा, तो हाँ उसके फ्लो को अपोज करेगा। अगर वो करंट देखो ना, अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, हाँ रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन ब्लॉक नहीं कर देगा पकड़ के, मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अलाउस फ्लो ऑफ एसी, फ्लो करेगा,
अब उस फ्लो को कम करे या ज्यादा करे वो नहीं फर्क पड़ता, मैं ब्लॉक की बात कर रहा हूं। तो ब्लॉक कैपेसिटर ब्लॉक कैसे करता है डीसी को मैंने बता दिया, एसी को कैसे नहीं करता, ये पॉइंट है। ये मेरे पास चार्ज आए, आएंगे वापस भी जाएंगे, एसी साइकिल है ना भाई, तो वो स्टोर नहीं हो रहे, फ्लो कर रहे हैं, चाहे इस डायरेक्शन में डायरेक्शन में हो। तो अगर मैं 7 बल्ब लगा दूं यहाँ पे तो वो फ्लो चमकता रहेगा, क्योंकि एसी सोर्स लगा हुआ है भाई। वो कभी इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज करिए आ रहा है। और ये मैंने आपको कैपेसिटर लेक्चर में बताया था, अगर ऐसे है ना तो ये होगा चार्ज, ये होगा डिस्चार्ज। मैं बल्कि ऐसे कर देता हूं, इस वाले क्वार्टर में चार्ज, इस वाले क्वार्टर में डिस्चार्ज, इस वाले क्वार्टर में चार्ज, इस वाले क्वार्टर में डिस्चार्ज। ये मैंने आपको बताया हुआ था, अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, इसकी रीजन क्या है। सही है। इंडक्टर क्या है, वो चाहे तो डीसी लगा दे, वो तो वायर कंटिन्यूअस है। सपोज कर सिर्फ 2 एम्पियर जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैसे जाता रहेगा करंट, ये लो जा रहा है। एसी लगाएगा तो हाँ ओपोजिशन आएगी, लेकिन ब्लॉक नहीं कर देगा पकड़ के, तो एसी का फ्लो भी होता रहेगा। तो ये चीजें समझ आई, ये वाले एमसीक्यूज। अब आप कंफ्यूज होते हो ना कि ब्लॉक सर लेकिन वो तो अपोज कर रहा है तो मतलब ब्लॉक कर रहा है, और भाई नहीं यार, ब्लॉक मतलब कंप्लीटली पकड़ के रोक दे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज प्रूफ करूं। मेरे पास ये रिएक्टेंस थी ना, फॉर्मूला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/ओमेगा सी। सपोज करो कि मैं करता हूं, अब इसको 2 पाई एफ लिखो ना, 2 पाई एफ सी। मुझे बताओ ये प्योर डीसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है, जीरो है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं कर रहा है, इसकी साइकिल्स नहीं होती, जब साइकिल नहीं है तो फ्रीक्वेंसी जीरो। उस फ्रीक्वेंसी हम साइकिल्स की बात कर रहे होते हैं ना, एक सेकंड में कितनी साइकिल्स हुई हैं। जब प्योर डीसी की जब साइकिल्स ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी जीरो। तो जब मैं डिनोमिनेटर में जीरो डालूंगा, तो जब डिनोमिनेटर में जीरो हो ना, 1/0 होता है इनफाइनाइट आंसर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। किसके लिए, जीरो फ्रीक्वेंसी, और वो तो प्योर डीसी की होती है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, ब्लॉक हो जाएगा करंट। हाँ मैथमेटिकली भी प्रूफ किया मैंने, लॉजिकली भी समझाया। सही है, समझ आई कि नहीं? हाँ भाई, आई समझ, आ गई। इंडक्टेंस की बात करूं मैं, ये लो ये आता है। अब तूने बैटरी लगाई सॉलिड के साथ, फ्रीक्वेंसी जीरो कर दे, प्योर डीसी, प्योर डीसी बहुत मुश्किल है प्योर डीसी अटेन करना, फ्रीक्वेंसी जीरो। तो एक्सएल रिएक्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगी, मतलब आराम से डीसी फ्लो करेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी ओपोज करना शुरू कर देगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब इनफाइनाइट हो जाएगी ना, तब इनफाइनाइट होगी, तब ब्लो करेगा। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट नहीं होती, ज्यादा होती है। तो ये फर्क है अपोजिशन एंड ब्लॉक में। हाँ क्लियर हुआ यहां तक? तो ये वाली चीजें भी हमारी क्लियर हो गई, टिक लगा दो यहां पर भी। सीक्वेंस लेक्चर का बहुत प्यारा बनाया हुआ मैंने, ये भी मेरे पास चीज क्लियर हो गई। अब ये सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो तुमने ना एक्चुअल में एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर पढ़ लिया है, लेकिन अब यहां पर ना फेज की बात आती है, तुमने वो कंफ्यूज होना है। तो मेरा फिर वही काम है, मैं तुम्हें यहाँ पे लॉजिकली सिक्वेंशियली कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा। आ जाओ, अब मैंने बड़ी हेडिंग्स दी हुई है सीक्वेंस के साथ, तो बेफिक्र हो जाओ। एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू रेजिस्टर, सर्किट डायग्राम बना दी मैंने इसकी। ये मैं देखो मैंने रेजिस्टर लगाया हुआ है साथ, ठीक है। तीनों के मैंने अलग अलग सर्किट्स बना लिए। अब मैं बात करूंगा इन तीनों में, देखो ना एसी सोर्स लगाया हुआ, एसी सोर्स ने पोटेंशियल का डिफरेंस बनाना होता है। अब मैं ये कहता हूं एसी में वो चेंज हो रहा होता है एज अ फंक्शन ऑफ साइन, और करंट भी, क्योंकि करंट उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बनना है। अच्छा, अब अगर वो दोनों वेव फॉर्म्स पीक पर एक साथ पहुंचती हैं और जीरो पर भी एक साथ उसी इंस्टेंट पर आती हैं, तो वो इन फेज है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो आउट ऑफ फेज है। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने जब स्क्रीन पर 3 वेव फॉर्म्स बनाई हुई थी, 3 डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाई थी, सबसे राइट साइड पे बनाई हुई थी मैंने एक आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी जिसमें दोनों पीक्स पर एक साथ पहुंच रही हैं उसी लम्हे पे, एंड एक और लम्हे पे उसी एक साथ जीरो पर आ रही। एंड नीचे मैंने 2 अलग अलग डायग्राम्स बनाई थी जिसमें उल्टा था, उसमें किसी में वोल्टेज पहले पीक पर गई हुई है, करंट जीरो है, किसी में करंट पीक पर है, वोल्टेज का डिफरेंस जीरो पे है। अब मैंने आपको कहा था ये मैं बताऊंगा किस किस में होता है, और मैंने वहां पे लिखा था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में। अच्छा, अब ये एक चीज याद रखो, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया हुआ है आपने,
एंड ये आपने लिया हुआ है प्योर कैपेसिटिव। इसका मतलब क्या है प्योर कैपेसिटिव का, बताता हूं मैं, बेफिक्र हो जाए। एंड ये आपके पास प्योर इंडक्टिव। प्योर रेजिस्टिव का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। अब वो चाहे हो सकता है रेजिस्टर की जगह बल्ब लगाओ, बल्ब के फिलामेंट की रेजिस्टेंस हो सकती है। प्योर रेजिस्टिव मतलब इसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस है, कोई रिएक्टेंस नहीं है। तो प्योर कैपेसिटिव का मतलब ये है कि ना तेरे अंदर कोई रेजिस्टेंस है, मतलब ना कोई बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा। अगर मैं यहाँ पे बल्ब लगा देता हूं ना, तो ये मेरे पास प्योर कैपेसिटिव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने। तो सिर्फ कैपेसिटर के साथ एसी सोर्स, बस एसी प्लस कैपेसिटर, दैट इज ना। मैं यहाँ पे ऐसे सॉलिनॉइड लगा दूं तो ये भी प्योर कैपेसिटिव नहीं है, इंडक्टेंस भी नहीं आनी चाहिए। और प्योर इंडक्टिव का मतलब ये है ना कैपेसिटर, ना कोई बल्ब या कोई रेजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर या सॉलिनॉइड। अब आप मुझे बोलोगे सर इस इंडक्टर की वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। अब यहां पर आपकी बुक एंट्री मारती है, वो कहती है ये वायर्स आपने बड़ी थिक ली हुई है, बड़ी मोटी ली हुई है, ताकि रेजिस्टेंस बहुत निग्लिजिबल हो, 0.0001 ओम्स इस तरह। तो वो प्योर इंडक्टिव ही हो जाता है एक किस्म का, सही है। तो आपको समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जीरो तो नहीं हो जाएगी ना रेजिस्टेंस उसमें, लेकिन प्योर इंडक्टिव आप उसको कह सकते हो। तो एक आपका ये भी कंसर्न मैंने दूर कर दिया। चलो, अब मैं बात करता हूं वो जो एसी सोर्स ने पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है, जो कि वक्त के साथ साथ चेंज होना है, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग मैग्नीट्यूड चेंज होना है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो करंट बनेगा वो भी चेंज होगा। अब वो इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, और क्यों है अगर आउट ऑफ फेज है, देखो ना क्यों, हाउ, वाई, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने एमबीबीएस में जाना है, आपको अंदाजा भी है कि आपको कितनी लॉजिक लेनी पड़ेगी। अगर आपने पाकिस्तान का टॉप डॉक्टर बनना है, टॉप सर्जन बनना है, टॉप रिसर्चर बनना है, तो ये माइंडसेट लेके आओ अपने पास। हाउ, भाई अगर आउट ऑफ फेज, देखो ना मैं, यार मुझे क्या जरूरत है गला फाड़ने की, मैं आपको बोलूं रट्टा मारो, चलो जाओ करो 20-20 रिविजन करो, फिर जाके अपने दिमाग में बिठाओ कि यहाँ पे आउट ऑफ फेज है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये कम है। भाई क्यों ना रीजन पे वर्क करें। आ जाओ। वी एंड आई आर इन फेज, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये रजिस्टर है, ठीक है, और ये एसी सोर्स लगाया हुआ है मैंने, और ये इसकी सपोज करो वोल्टेज की वेव फॉर्म है, इसी के ऊपर मैं करंट की वेव फॉर्म बना लेता हूं। अब जैसे जैसे मेरे पास 1 वोल्ट हुआ, ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। फिर ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। 4 4 इस तरह मिलते मिलते मुझे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पीक अटेन हो गई। फिर कम होता गया, 10 से 4, 4 से 3, 2 से 1, फिर नेगेटिव में बढ़ा। अब यहां पर आ जाएगा 1, इधर 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर 0 आ जाएगा, इधर 3 आएगा, इधर 0 आ जाएगा, फिर करंट इस डायरेक्शन में चलेगा ना। और ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ना, अपनी पीक तक जा रहा है, करंट भी उसके साथ साथ, ये जो करंट जा रहा है डायरेक्शन में, ये भी बढ़ रहा है बिल्कुल एक साथ। तो रेजिस्टर ठीक है, रेजिस्टर में समझ आती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आता है मसला कि कैपेसिटर का। मैं कहता हूं कि देखिए दोनों आउट ऑफ फेज है, इंडक्टर के साथ भी आउट ऑफ फेज है, कैपेसिटर के साथ भी आउट ऑफ फेज है, इंडक्टर के साथ भी आउट ऑफ फेज है, लेकिन साथ में बोलता हूं आउट ऑफ फेज है तो पहले कौन आ रहा है, करंट आ रहा है। लीड कौन करता है, करंट। अब कितना लीड करता है ये सेकंड सवाल है, समझ आई ना, ये दूसरा सवाल है। तो करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री भाई, समझ आई कि 90 डिग्री पहले ही करंट वोल्टेज वाली वैल्यू अटेन कर लेगा, जो वोल्टेज ने 90 डिग्री के बाद आगे करनी है। समझ आई। अच्छा, वाई, क्यों, हाउ, और सॉलिड में वोल्टेज लीड बाय करंट बाय 90, वाई, व्हाट इज द रीजन, यही तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आओ इधर अब जरा, ये था आपके पास कैपेसिटर, ऐसी है, इसको आपने लगाया है एक एसी सोर्स के साथ में। अब इस एसी सोर्स ने, ये इसकी वेव फॉर्म है, देखो ना, जो ये जो वेव फॉर्म होती है ना, जो ऐसे होती है, ये टाइम ऐसे, यहाँ पे आपकी बुक्स में वी लिखा होता है, असल में आप इसकी जगह डेल्टा वी करो।
और इंस्टेंटेनियस कर लो बेशक। डेल्टा वी है कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो चेंज हो रहा है, वो अलग चीज है। 1 वोल्ट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का होता है, फिर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो मसला नहीं है, वो मसला नहीं है। अब ये जो वेव फॉर्म के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज एक्चुअली ऑफ व्हाट, ऑफ कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस। समझ आई? कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस। इनडायरेक्टली आप सोर्स का भी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको रोला नहीं डाल रहा बीच में, वो छोड़ दो, क्योंकि आइडियल केस है तो सोर्स का भी कह सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आपको प्योर एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। अच्छा देखो, अभी ये सोर्स पोटेंशियल बनाना शुरू ही करता है, इस वेव फॉर्म पे गौर करना है आपने, ये जो मैं बनाने लगा हूं यहाँ पे, ब्लू से बनाता हूं। ये भी शुरू करता है तो करंट पीक पर होता है, मतलब इसके अंदर जो चार्जेस जाएंगे ना, जो प्लेट पर चार्ज आएंगे, 1 सेकंड में ज्यादा आएंगे, 1 सेकंड में ज्यादा आएंगे। क्यों? दैट इज द रीजन क्यों। यहां पर बात आती है, देखो ये जो करंट बनना था, ये तो बड़ी बहुत ऑब्वियस चीज है, ये बना डेल्टा वी की वजह से ही है। एसी सोर्स जो डेल्टा वी बनाया है उसी की वजह से करंट बनना है। मेरा तुमसे सवाल, एक मासूमाना सवाल कि जो डेल्टा वी इसने अब बनाना है, क्या वो इसने यूनिफॉर्मली बनाना है या साइनोसॉइडली बनाना है? मतलब पहले सेकंड में ज्यादा डेल्टा वी में चेंज आएगा, मतलब सीधा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मतलब पहले ये देखो, ये 5 वोल्ट का आ गया, एक मिनट जरा ऐसे कर लो, ये 5 वोल्ट का आ गया। फिर अगले सेकंड में सिर्फ 3 वोल्ट का आया, ये मैं ब्लू से बना लेता हूं, सिर्फ 3 वोल्ट का आया। फिर अगले सेकंड में सिर्फ 1 वोल्ट का, आते आते अब डेल्टा वी नहीं बढ़ रहा। इस सारे में डेल्टा वी बढ़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये बता रहा हूं मैं। ब्लैक वाले में 1 सेकंड में 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, 0 से 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लग गया प्लेट्स पे। अगले सेकंड में सिर्फ 3 का, उसके बाद 1 होते होते 0 हो गया। करंट जो है ना, करंट उसने निकलना डेल्टा वी के अकॉर्डिंग है, लेकिन एक चीज मिस कर रहे थे तुम, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। कितने एक सेकंड में अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तब ज्यादा करंट बनेगा। तो जब ये यहां से निकलता है ना, यहां पे बिल्कुल जब शुरू होने लग जाता है, तब तुम एक चीज देखो, देखो ना, स्लोप बनाओ, टेंजेंट बनाओ, यहां पे बनाओ टेंजेंट, ये लो टेंजेंट बनाओ यहां पे, ये टेंजेंट बनाओ, ये स्लोप मैक्सिमम है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहां पे क्या आई के इक्वल है, तो यहां पर आई मैक्सिमम होगा, तो मैं आई पीक से स्टार्ट करूंगा, पीक से। अब मुझे बताओ, मतलब करंट मैक्सिमम जाएगा, मतलब करंट मैक्सिमम जाएगा, बिकॉज करंट निकल रहा है डेल्टा टी और डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। 1 सेकंड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज आएगा? यार ऑब्वियसली लॉजिकल है। देखो ना, एसी सोर्स सबसे पहले देखो, एसी सोर्स साइनोसॉइडली बढ़ाता है। अब 1 सेकंड में वो इतना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस चेंज कर रहा है, करंट तो बनता ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से था, तो एक ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ करंट ही बनेगा। बताओ, क्योंकि वहां पर 1 सेकंड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, उस दौरानिया में पीक करंट बनेगा। तब तुम देखो आहिस्ता आहिस्ता डेल्टा वी चेंज आएगा, लेकिन 1 सेकंड में कम चेंज आते 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 बिल्कुल पीक पर कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट होगी वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, जब ये पीक पर चला गया ना, फिर जो एसी सोर्स की पीक थी, फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट, अब यहां पर प्लेट पर भी 10 वोल्ट आ गई, तो अब 10 वोल्ट 10 वोल्ट, इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का जब डिफरेंस लोगे, तब इनके बीच में कोई करंट फ्लो करेगा? अगर डिफरेंस ही नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वोल्टेज पीक पर होगी, करंट 0 पे आ जाएगा। और यहां पर अगर तुम टेंजेंट बनाओ तो स्लोप 0 ही आ रही है। देखो ना, स्लोप स्टीपनेस ही कोई नहीं, और यहाँ पे स्लोप करंट थी, तो करंट 0 प्रूफ हो रहा है। हाँ समझ आई कि करंट यहां पर लीड कर क्यों रहा था? पहले ही पीक पर, पहले ही पीक पर। क्यों? वोल्टेज बेचारी बाद में पीक में जा रही है, करंट पहली पीक पर है। क्यों? क्योंकि करंट सिर्फ डेल्टा वी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ डेल्टा वी पर डिपेंड नहीं कर रहा यहां पे।
किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे साथ हमारे पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी, सेकंड में तू पोटेंशियल डिफरेंस किधर कितना चेंज लेके आएगा उस पर डिपेंड कर रहा है। अब आपको मैं अगर बताऊं कि मैंने बताया ठीक है ये करंट होगा पहले, लेकिन इसकी एक बहुत तगड़ी और एक्सप्लेनेशन है जो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी कि भाई क्यों, क्यों भाई? यार देखो ना, सिंपल सी चीज है, ये आपके पास वेव फॉर्म है, ठीक है, ये वेव फॉर्म है मेरा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ अभी। ये वेव फॉर्म है, ये मेरे पास इस तरह, ये वोल्टेज की वोल्टेज मेरे पास यहाँ बढ़ती है, मतलब ये जो सोर्स है इसकी वोल्टेज बढ़ रही है, तो ये सोर्स किससे कनेक्टेड है? प्लेट्स के साथ। ऐसी है, प्लेट्स के साथ। तो भाई यहां पर भी तो बढ़ानी है ना, यहां पर भी साथ बढ़ाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2 वोल्ट हो गया तो यहां पर भी 2 वोल्ट करना है। तो प्लेट्स पर पोटेंशियल कहां से आता है? वो जब चार्ज एक्युमुलेट होता है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है प्लेट में। तो मतलब अगर मैंने प्लेट्स में लेके आना तो पहले करंट दो, पहले करंट चाहिए मतलब मुझे। सो दैट्स व्हाई करंट लीड करता है। ये मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, समझ आ रही है ना बात की? अब बात क्या है, करंट ज्यादा क्यों है उस तक? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 0 से 5 वोल्ट तक चला गया इतनी जल्दी, ये येलो लाइन से बता रहा हूं, 0 से 5 वोल्ट तक। वो कैपेसिटर बोलेगा कि मैंने 0 से 5 तक जाना है, तो मैंने तेरे साथ साथ जाना है, तो मुझे जल्दी करंट दे, ज्यादा करंट दे, ताकि मैं भी 5 वोल्ट तक जाऊं। तो करंट पहली पीक पर होगा, बाद में जब वोल्टेज 5 वोल्ट से जाता है, मतलब 10 वोल्ट, लेकिन बहुत देर बाद, ज्यादा टाइम लेता है। अब भी करंट बढ़ाएंगे तभी 10 वोल्ट करेंगे ना, इसका लिखा ना पहले से कम स्पीड के साथ। दैट्स वाई करंट मेरे पास अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ऊपर वोल्टेज फिक्स हो गई, मतलब जितनी अगर 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट इसकी भी हो गई, तो मेरे पास 0 हो गया करंट ऐसे। सही है। फिर ऐसे अभी सारा मैं आपको एक, ये आपको मैंने समझा दिया, समझ आ गई आपको, ठीक है, मैंने पूरी वेव फॉर्म समझानी है, तो ये मैं समझाऊंगा, समझ एक्सटेंशन वीडियो मिल जाएगी आपको इस, ठीक है, समझा गई है, समझ आपको आ गई सारी कि करंट लीड क्यों कर रहा है, सही है ना? अच्छा, अभी समझ आई फिर वोल्टेज लैग क्यों कर रही है? वोल्टेज में ये वोल्टेज डिफरेंस है क्रॉस द प्लेट्स, ठीक, और ये बिल्कुल सोर्स की वोल्टेज से इक्वल है अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, क्योंकि कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है सोर्स की वजह से आ रहा है, और अगर कैपेसिटर पे आना लिखा है कि चार्ज आएगा तो उतना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो वो जो चार्ज पहले आएगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यार सिंपल लॉजिक है ना। प्लेट पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, तो मेरे भाई चार्ज ले गया, तो जब चार्ज पहले फ्लो करेगा तो करंट मतलब पहले लीड करेगा। हाँ भाई, अब इसका फेजर बनाना है। अब ये फेजर आपने बनाया हुआ है कि ये जो वोल्टेज है 0 डिग्री पे है, करंट 9 डिग्री, ये अच्छा मुझे बताओ, ये पूरी वेव फॉर्म जो है, पूरी वेव फॉर्म ये नीचे बनाई हुई मैंने इसकी वेव फॉर्म, इस पूरी वेव फॉर्म का ये वाला इस वाले इंस्टेंट पे बनाया हुआ है, ये वाले इंस्टेंट 0 सेकंड पे है, ये एट 0 सेकंड, एट 0 सेकंड, या आफ्टर टाइम पीरियड टी, जब पूरा चक्कर काटेगा तब भी ऐसे होगा। अगर मैं बोलूं इस इंस्टेंट पे बनाऊं, ये वाले पे, इस पे करंट अब 90 से कितना आया 180 पे, तो करंट का फेजर ऐसे बनेगा, एंड वोल्टेज 90 डिग्री पे गया है, एंड वोल्टेज का ऐसे बनेगा। तो आपको फेजर के एमसीक्यू में भाई मैंने बोला ना, ये अभी एमडी कैट का स्कॉलरशिप टेस्ट आएगा, तुम जो हमारा एमडी कैट का मॉक टेस्ट होगा, अब उसमें मैंने आपकी सारी मिस्टेक्स रखनी, कि आप मिस्टेक सारी सही करो, 180 की 180, ताकि जब तुम एमडी कैट में जाओ तुम सारी मिस्टेक तुम्हें पहले बताओ, सही है? अच्छा, अब देखो, अच्छा अब यहां पर आती है बात इंडक्टर की। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, क्यों? हाउ? दैट इज द पॉइंट, क्यों भाई? अब देखो, यार देखो सिंपल सी चीज, कैपेसिटर में क्या था, एसी सोर्स का वोल्टेज बढ़ने लगता है, तो प्लेट्स चाहती है मेरा भी बढ़े, प्लेट्स का बढ़ना था चार्ज दे के, तभी करंट लीड कर रहा था। ऐसी इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में भी सोलिनॉइड लगा हुआ है, ये देखो सोर्स भी लगा हुआ है, ऐसे ही है कि नहीं मुझे बताओ, ऐसे ही है ना? सोर्स का बढ़ता है पोटेंशियल, इंडक्टर का भी बढ़ाना है, मैं कह रहा हूं इंडक्टर का भी साथ ही बढ़ना है। जब इंडक्टर का बढ़ता है तो करंट जब बढ़ने लगता है तो सोलिनॉइड एक ऑपोजिट ईएमएफ बनाता है,
सेल्फ इंग्लिश में कहता है कि भाई नहीं, रुक रुक रुक, तूने नहीं बढ़ना, हौसला। अब आप बोलोगे क्या मतलब, नहीं बढ़ेगा करंट? हाँ बढ़ेगा, लेकिन डिले आएगा। दैट्स वाई इसमें करंट लैग करता है। हाँ भाई आई समझ। देखो ना, तुम्हें पता होना चाहिए, सोर्स का पोटेंशियल बढ़ा, सोलिनॉइड का भी बढ़ना है। अब करंट भी साथ आता है, वो कहता है भाई नहीं 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 रुक, एक वो बैक ईएमएफ बनाता है, वो करंट को धक्का लगाता है पीछे को, भाई नहीं तू होली, तू होला हाथ रख जरा। आई समझ के नहीं? अब इसकी वेवफॉर्म पे आओ जरा, ये इसकी वेवफॉर्म है। अब देखो, वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू हुआ है, वोल्टेज यहां से शुरू हुआ है, ये देखो, ठीक है। करंट की वेवफॉर्म फिर इस तरह बन रही होगी पीछे, वो छोड़ दो उसको सारे, उस सीन, ठीक है। देखो, वोल्टेज चली, ये चल गई है, अब सोलिनॉइड के पास आ रही है, ये इसके पास ये जा रही है, वोल्टेज वोल्टेज मैक्सिमम पे आ गई, करंट अब ऊपर उठना शुरू कर रहा है, अब उठना शुरू कर रहा है ऊपर, क्योंकि उसको कोई चीज रोक रही थी, भाई नहीं तूने, हाँ मुझे पता तूने बढ़ना है, लेकिन मैं तुझे बढ़ने नहीं देना, क्योंकि फ्लेंजेस लोग कहते हैं होला हाथ रख, तो मतलब बढ़ेगा, लेकिन डिले आएगा, डिले आएगा, 1.1 सेकंड का डिले आया होगा। कितने के सेकंड का आया? 90 डिग्री फेज का डिले आया। समझ आई है कि नहीं आई? अब आप ये वेवफॉर्म देखिए, बोलोगे सर करंट की वेवफॉर्म आगे चल रही है, ओ भाई नहीं, ये तुमने कंफ्यूज नहीं करना, 90 डिग्री पे करंट है, वो वोल्टेज पहले 90 डिग्री पे है, तो समझ आई? आगे आ जाओ, अभी अब इसका फेजर बनाओ, बिल्कुल इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे करंट 0 डिग्री है, तो करंट को मैंने एक्स एक्स पे बनाया, वोल्टेज को मैंने ऊपर बनाया। फेजर डिफरेंट इंस्टेंट में डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगी, लेकिन फेज डिफरेंस 90 रहेगा। और लीड इसमें भी क्या कर रहा होगा, वोल्टेज, इसमें करंट करेगा। ओरिएंटेशन डिपेंड करती है किस इंस्टेंट पे फेजर डायग्राम बना रहे हो। तो ये एमसीक्यू है, मैंने कहा है तुम्हें मैं छेड़ूंगा, जब मैंने तुम्हारा टेस्ट बनाना है 180 के 180 एमसीक्यूज में, तुम्हें हर सब्जेक्ट में छेड़ूंगा। अच्छा, अब यहां पे आओ, रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डज नॉट चेंजेस द फेज डिफरेंस। हाँ भी पता है, बिकॉज बोथ हैव सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड थस टाइम पीरियड, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, दोनों फेजर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों एक टाइम पीरियड पे खत्म करेंगे काम अपना, ओके। तो सारों में आ जाएगा, ये सारे फेजर्स में आ जाएगा, ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, बस ये है, ये भी एक साथ मूव करेंगे, लेकिन दरमियान में गैप है, गैप है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री वो नहीं चेंज होगा। अच्छा, ये वेवफॉर्म बनाई है मैंने इसकी, अभी दोनों पीक पर सेम इंस्टेंट पे आते हैं, ये इंस्टेंट था, इसी पे करंट की पीक आई हुई, इसी पर वोल्टेज की पीक आई हुई है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भाई देख, यहां पर एक चीज देखो कि कैपेसिटर में होता है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, ऐसी है, ऐसी होता है ना, तो Q इज इक्वल इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस चार्ज अगर निकालना है, मतलब C V नॉट साइन थीटा आएगा। अब थोड़ी सी गेम ना तुम यहां भी सीखो जरा। मैंने बोला कि जो मेरे पास अभी इक्वेशन देखो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, ऐसी है। अच्छा, मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस करंट किस इक्वल होगा, यहां पर आती है फेजर डायग्राम, क्या साइन थीटा होगा? नहीं, आपकी बुक लिखती है साइन थीटा प्लस π/2, π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। थोड़ा समझाता हूँ मैं कैसे, ये फेजर डायग्राम है फॉर एग्जांपल, ये मैं बनाता हूं ऐसे, ये वाली डायग्राम बनी ना यहाँ पे, ये वाली, ये वाली जो बनी है कैपेसिटर की, ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसे बनाता हूँ, ये लो, और ये वोल्टेज ऐसे, और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, ऐसी है। ये मैं बनाता हूँ थीटा, और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस था वो था 5। तूने निकालना है वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ये करंट है, वोल्टेज आता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, इंस्टेंटेनियस निकालना है किसी भी फेज पे। थीटा यहाँ पे क्या है, फेज क्या है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये वाला थीटा। करंट का क्या एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, करंट का एंगल वो थीटा प्लस 5 है, ऐसी है। तो मतलब करंट के साथ साइन में क्या आएगा, सॉरी करंट के साथ, तुम्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूं भाई, सिंपल सी चीज है, आई इक्वल टू आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ जो तूने एंगल लेना है ना, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए वो लेना है,
तो वो आएगा साइन थीटा प्लस फाइव। फेज डिफरेंस है ना, करंट के साथ, करंट का तुम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ले रहे हो। थीटा प्लस फाइव, जो फाइव है ना कैपेसिटिव सर्किट में वो पाई बाय टू है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा प्लस पाई बाय टू? सर लिख सकते हैं, मसला ही कोई नहीं। हाँ तो वही लिखा है मैंने, वही तो लिखा है मैंने। अब एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, एक कन्वर्जन तुम्हें आनी चाहिए कि साइन थीटा प्लस पाई बाय टू कोस थीटा के इक्वल होता है। मतलब तुम्हें एमसीक्यू आ गया है, तुम्हें एमसीक्यू आ गया है कि तुम्हारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, बताओ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। ऑप्शंस दे दी है चार। अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल भी आ सकती है भाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस थीटा। थीटा तुम कौन सा वाला लगाओगे, वो जो वोल्टेज ने बनाया हुआ था साथ, ये जो वोल्टेज का थीटा था ये वाला लगा दो बेशक। एग्जाम्पल ले लें अब, एग्जाम्पल ले लो। अब एग्जाम्पल बनाते हैं, ये देखो यहां पर एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये मेरे पास है, ऐसे वोल्टेज बना ले, सॉरी करंट बनाऊंगा, करंट लीड कर रहा है, ये करंट, वोल्टेज बिल्कुल जीरो। वोल्टेज में चलो येलो से कर लेता हूं। अब थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, थीटा जीरो है। v इज इक्वल टू, दो फॉर्मूलाज है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, वहां से निकाल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू, एंड करंट की दो फॉर्मूला से निकाल, ई नॉट आई नॉट सॉरी साइन थीटा प्लस फाइव, और आई की वैल्यू जो सेम निकलनी चाहिए कोस थीटा से भी। दोनों करंट की इक्वेशन से सेम आंसर आना चाहिए करंट का। अब यहाँ पे v वाले फेजर का 0 डिग्री एंगल, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये बिल्कुल पोटेंशियल जीरो बता रहा है, ठीक है जीरो, ये वेवफॉर्म पे भी देखो जीरो ही है उस वक्त। करंट उस वक्त क्या होगा, मैंने कहा वो पीक पे होता है उस वक्त, प्रूफ कर लेते हैं। थीटा तो जीरो है ना, थीटा यहाँ पे जीरो डाल दो। फेज डिफरेंस 90 है, वो तो पता है हमें, गैप कर देखो 90 डिग्री फेज डिफरेंस, इसको हम फाइव बोल रहे हैं। तो साइन जीरो प्लस 90, 90 साइन 91, तो करंट पीक पर आ जाएगा, ये आंसर आएगा आई इज इक्वल टू आई नोट। अब क्या मैं इस फॉर्मूले से आई इज इक्वल टू आई नोट निकाल सकता हूं? हाँ। थीटा क्या था, थीटा था वोल्टेज और उसके दरमियान हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो 0 डिग्री है, तो कोस जीरो वन, तो वो भी यही दिखा रहा है। तो ऑप्शंस में भाई दोनों फॉर्मूला ठीक है। हाँ जी, आई समझे, आ गई समझ। अच्छा अब इधर आओ, अब एक और चीज। अब ये जो था ना, जब मैंने थीटा लिया था वोल्टेज के फेजर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दरमियान, अब अगर मैं यही वाला प्योर कैपेसिटिव सर्किट में थीटा लेता, ये मेरे पास करंट है फॉर एग्जाम्पल, ये करंट है, और ये मेरे पास वोल्टेज है, मैं थीटा कुछ बनाना चाहता हूं ना, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अगर उसने क्वेश्चन में थीटा दिया हो करंट वाले इलेक्ट्रिक फेजर के साथ, अब आएगा ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। सही है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं। और तुमने वोल्टेज निकालना होता अगर, तो वी नोट, अब क्या करना था, अब बता। अब मुझे एंगल, तो मैंने कहा था एंगल वो डालने हैं जो उस फेजर का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है भाई, साइन के साथ वो एंगल डालना है, ठीक है ना। तो यहां पे करंट वाले में वो थीटा था, क्वेश्चन में थीटा दिया। वोल्टेज के फेजर के साथ क्या होगा, मुझे बताओ इन दोनों के दरमियान कितना है, 90 डिग्री। अगर इसमें पूरे थीटा में से 90 डिग्री माइनस कर दूं ये वाला पोर्शन, तो मेरे पास ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। तो मैं थीटा माइनस पाई बाय टू नहीं कर सकता, बताओ। समझ आई। तो ये भी तुम लिख सकते हो, डिपेंड करता है अब तुम्हें उसने दिया क्या है। अगर उसने तुम्हें ये मेंशन ही ना किया किसके साथ थीटा है, तो तुम्हें वोल्टेज वाले फेजर के साथ लेना है। सही है ना। हाँ भाई, कोई मुश्किल चीज। अब यहां पे तू इस वाले वोल्टेज वाले को फॉर्मूला को वी नोट कोस थीटा भी लिख सकता है, तो आई नोट कोस थीटा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करते हैं थीटा किसके साथ दिया है। तो अब ऑप्शंस आती है, तो कर लोगे एमसीक्यू सॉल्व करके, नहीं मुझे बताओ। कर लेंगे, रोला ही कोई नहीं सर जी, आसान हो गया। ये साइन डिक्रोमेट्रिक रेशियो से जिनको तुम कंफ्यूज करते हो। अब इधर आओ, यहां पे वोल्टेज लीड कर रही है, अब वोल्टेज में, अब थीटा मैंने लिया हुआ है। अब थीटा देखो, अब मैंने वी नोट साइन थीटा लिया ना, इसमें थीटा वोल्टेज के साथ लिया हुआ है। असल में मसला ये है कि मैं दोनों में, आपकी बुक में उसने क्या किया हुआ है,
उसने थीटा उसने वोल्टेज के फेजर को दिया हुआ है, चाहे वो लैग कर रहा है चाहे वो लीड कर रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, थीटा उसने लिया हुआ है इसके साथ, तो v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा आ गया। ये देखो, अब करंट का निकालना है तूने, करंट ऑफ करंट देखो वो माइनस पाई बाय 2 आएगा। अब यहाँ पे थीटा थीटा क्या है 90, माइनस पाई बाय 2 90, तो साइन 0 1 आ देगा, करंट पीक पे होगा, सॉरी करंट 0 होगा, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे आपने मुझे चीज पूछी नहीं, सर ये क्या है, आपने v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा को, देखो ना सारे एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन में अगर v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नहीं दिया, उसने ये लिख दिया है। अब ये कहां से आया, अब यहां पे आपको समझाता हूं, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस थी ना, वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के इक्वल है, जैसे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर करंट के इक्वल थी, इस तरह अल्टरनेटिंग करंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी आर एम एस और आई आर एम एस इक्वल है। इसी तरह एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस के इक्वल है। अच्छा सर, लेकिन यहां पे आर एम एस थोड़ी दिया हुआ है, यहां पे आपने दिया हुआ है आई नोट एक्स सी। सर ये क्या मतलब है, वो भी बताता हूं। देखो यहां पे देखो, अब फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा, ऐसी है। उसकी जगह मैंने क्या लिखा, देख लो दोबारा देख लो, ये लो, उसकी जगह मैंने लिखा आई नोट एक्स सी, आई नोट एक्स सी साइन थीटा वैसी। मुझे बताओ, ये तो आरएमएस है, मैंने वी नोट की वैल्यू बनाई, मतलब वी नोट किसके इक्वल था, आई नोट एक्स सी के, तभी तो मैंने यहां पे लिखा आई नोट एक्स सी। ये तो आरएमएस है, क्या वी आरएमएस इक्वल इसकी नहीं थी, वी आरएमएस इक्वल थी वी नोट अंडर रूट 2, आई आरएमएस भी इक्वल थी आई नोट ओवर अंडर रूट 2, ये कटा तो वी नोट ओवर आई नोट आ गया। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, वी नोट की, तो वी नोट इज इक्वल टू एक्स सी आई नोट, ये डाला है मैंने यहां पे, सिंपल भाई सिंपल, क्योंकि मुझे पीक की वैल्यू डालनी है, पोटेंशियल पीक, मैंने आरएमएस नहीं लिखा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे एक्स सी इंटू आई आर एम एस डाल देता, नहीं। देखो ना, मैथमेटिक्स तुम्हें लॉजिक के साथ आनी चाहिए, तुम्हें ये एमसीक्यू की टेक्निकलिटी है, तुम्हें वो एमसीक्यू छेड़ेगा, मैं तुम्हें क्यों करवा रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट अब ऐड हो रहा है, तो मैंने तुम्हें 6 वाला करवाना है ना, तुम्हें बताऊं टाइप ऑफ एमसीक्यू कैसे तुम्हें बता सकता है वो, ऑप्शन आ गई है, बताओ बताओ। देखो ना, वो तुम्हें बोल दिया है कि फॉर कैपेसिटिव सर्किट कौन सा ट्रू है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन देता है वो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन में दे देता है v इज इक्वल टू ये आई नोट एक्स डाल देता है साथ साइन थीटा, ठीक है। साथ में सी ऑप्शन दे देता है i इज इक्वल टू आई नोट कोस थीटा, और शहजादे तीनों सही हैं। अब तुम्हारी बुक में थीटा किसके साथ लिया हुआ है, वोल्टेज के साथ, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोल दे थीटा करंट के साथ है, फिर फिर ये गलत है भाई, फिर यहाँ पे कोस थीटा आना था। ये समझ रहे हो ना तुम, मैंने तुम्हें छेड़ना है, जब मॉक एमडी का टेस्ट आएगा ना, मैं तुम्हें छेड़ना है, बहुत छेड़ना है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा शहजादा तैयार होके जाए पेपर पे। अब बता मुझे क्या मेरे से पूछेगा तू, तुम वहां पे एग्जामिनर को बोलो पूछ, बता तुझे मैं आंसर बताता हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस है, तूने प्रैक्टिस करनी है लाजमी, सही है ना। कोशिश मेरी यही कि मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज मैं तुम्हें कराऊंगा, तुम्हें शायद इसके एमसीक्यूज ना मिले इतने पायदार, तो मैं तुम्हें खुद करवाऊं पायदार एमसीक्यूज। अब इस तरह तुम इसकी नेटर के निकाल लेना, वेव फॉर्म हो गई, सारा कुछ हो गया। अब ये भी हमने पढ़ ली चीजें, देखो रेजिस्टेंस क्या है, वी ओवर आई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, एक फॉर्मूला तो ये था, इसके इक्वल भी है, मतलब वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। फॉर्मूला आने चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आने चाहिए आपको। इस तरह ये वी आर एम एस जो इंडक्टर के अंदर आर एम एस होगी, ये आर एम एस जिसकी वैल्यू होगी ओमेगा एल, और ये इस तरह सॉरी ऊपर ही आएगा बल्कि 2 पाई एफ एल, ठीक है। इस तरह कर लोगे आप, सिंपल इज है। फिर यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज लिखी हुई है नीचे, बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस में जो मर्जी फ्रीक्वेंसी कर, कोई रोला नहीं, एसी भी गुजरेगा डीसी भी गुजरेगा, दोनों लॉस करेंगे, दोनों प्रॉपर चलेंगे उसी तरह। इस तरह डीसी का बिहेवियर होता है, उस तरह एसी का बिहेवियर होगा,
रेजिस्टेंस में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आती है पावर। अबाउट डिसिपेशन, ये क्या मतलब सर, क्या मतलब, व्हाट इज पावर डिसिपेशन, व्हाट इज पावर डिसिपेशन। अब मेरा आपसे एक सवाल है, पता क्या होगा, क्या सर होगा ये, पावर डिसिपेशन होती है, फॉर एग्जांपल करंट गुजर है और ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, करंट गुजरे और उस करंट के अंदर जो चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा हीट में चले जाए, और अगर आगे तूने बल्ब लगाया था तो बल्ब चमकने लग जाए, अगर इस्त्री कर रहे थे तो इस्त्री चलने लग जाए, या अगर रेडियो चलाया हुआ था तो रेडियो चलने लग जाए, अप्लायंसेस तुम्हारी चलने लग जाएं अगर, तो अप्लायंसेस कहां से चल रही है, वो करंट ने अपनी एनर्जी दी है भाई, तो वो हीट डिसिपेट हुई है उसमें से, जो करंट था उसकी एनर्जी कम हो गई, सर्किट के अंदर एनर्जी कम हो गई, हीट वापस नहीं आ सकती, हीट वापस नहीं आ सकती। एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो कि जब रेजिस्टर लगा होगा ना, तो लाजमी कोई ना कोई पूरे सर्किट से एनर्जी लूज होगी, लेकिन अगर प्योर कैपेसिटिव मतलब कैपेसिटर और एसी, रेजिस्टर नहीं साथ, कोई ये ना हो कि तुम कैपेसिटर के साथ बल्ब लगा दो, बल्ब लगा दिया मतलब तुमने रेजिस्टर लगा दिया साथ, कैपेसिटर और एसी का सोर्स लगाओ, अब सर्किट में से एनर्जी नहीं जाएगी। सर कैसे, ये तुम पावर के फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हो ना, मुझे पता है, मुझे पता है, मैं तुम्हारी भी मसला हल करने आया हूं। और इंडक्टर लगाओ अब एसी सोर्स के साथ, ना कैपेसिटर ना रेजिस्टर, एनर्जी सर्किट से बाहर नहीं जाएगी। अब तुम बोलोगे सर फिर अगर हम, फिर हम बल्ब लगा के चेक कर लेते हैं साथ, मतलब बल्ब नहीं चलेगा, और शहजादे जब तूने बल्ब लगा दिया तो मतलब तूने रेजिस्टेंस लगा दी, तो वो तो आप सर्किट से जाएगी एनर्जी। तो मैं कह रहा हूं सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर, समझो बात को, समझो समझो समझो। अब तुम्हें मैं क्या समझना चाहता हूं, वो पावर जो तुम्हें ये बताए पूरी साइकिल में, क्या पूरे पूरी साइकिल गुजरने के बाद क्या सर्किट में अगर 10 जूल्स एनर्जी थी, क्या उसमें से कोई लूज हुई है, क्या कोई एनर्जी डिसिपेट हुई है सर्किट से, सर्किट से, वो वाली पावर बताती है एवरेज पावर, साइकिल की, पूरी साइकिल की, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एवरेज। लेकिन अब एक टर्मिनोलॉजी है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर होता है, तो मैं बताता हूं क्या कोई इंस्टेंटेनियसली पावर डिसिपेट हुई है, इसका क्या मतलब है, देखो ना, ये तुम्हारे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म थी, ये तुम्हारे पास करंट की वेवफॉर्म भी थी, अब पावर क्या था, पावर के ये फॉर्मूला थे ना, P इज इक्वल टू वी आई, आई स्केर आर या वी स्केर ओवर आर, ऐसी है, ऐसी है। अब तू कह रहा है कि इस इंस्टेंट पे वोल्टेज की जो वैल्यू है, उस इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू है, तो उस इंस्टेंट पे पावर डिसिपेशन की भी कोई वैल्यू होगी, उसको वो इंस्टेंटेनियस पावर बोल रहा है, कोई मुश्किल चीज यार, लिटरली तुम इसको कंफ्यूज कर रहे होते हो। पावर क्या है, एक सेकंड में वो बल्ब कितनी एनर्जी हीट में दे, रेजिस्टेंस कितनी हीट लूज कर दे, कितने सिंपल, एक सेकंड में कितनी एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, ये वाली इसकी प्योर डेफिनेशन है। तो मेरा सवाल ये है, तो इंस्टेंटेनियस पावर, अगर मैंने पावर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई बाय करंट इंस्टेंटेनियस। अब रेजिस्टिव सर्किट में वी इंस्टेंटेनियस होता है वी नोट, देखो ना ये मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये लो वी नोट साइन थीटा, और इसी में आई नोट साइन थीटा, वो कोस थीटा यहां पे नहीं आता, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, वी नोट आई नोट साथ लिख लो, साइन थीटा, साइन थीटा, इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, थीटा की जगह मैंने ओमेगा डी लिख दिया यहां पे। अब ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, मैंने किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू निकालनी है, किसी भी इंस्टेंट पे, मैं कहता हूं 20 डिग्री फेज है, बताओ उस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है एंड जो करंट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग पावर कितनी, कितनी किसी और फॉर्म में गई है, मतलब पावर क्या थी, एक सेकंड में कितनी एनर्जी किस फॉर्म में गई है। तो मैं कहता हूं इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल और करंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो पोटेंशियल और करंट की उस इंस्टेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू है उस वक्त, उसके अकॉर्डिंग एक सेकंड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी और फॉर्म में, तो वो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर बताएगा। तो मुझे उसके लिए कोई फेज चाहिए ना,
ये टाइम लिख दिया, इंस्टेंटेनियस टाइम चाहिए मुझे, वो लम्हा चाहिए, लम्हा। मैं कहता हूँ 2 सेकंड, तो मैं यहाँ पे छोटे टी की जगह 2 सेकंड लिख दूंगा, उस लम्हे पे निकल आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज लेता हूँ, मैं कहता हूँ देख, तू ले एक 0 सेकंड पे, एक तू ले 90 डिग्री पे, ऐसी है 90 डिग्री पे, सही है 90 डिग्री पे, ये वेव फॉर्म है ना, वोल्टेज की भी यही फॉर्म है, करंट की भी यही फॉर्म है। एक तू 0 पे ले, एक तू 90 डिग्री पे ले। 0 डिग्री पे जब मैं लूंगा पी इंस्टेंटेनियस वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वेयर थीटा, मतलब थीटा जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना। साइन 0 कितना होता है, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो मल्टीप्लाई 0, यहाँ पे 0 वैल्यू है, और 90 डिग्री होता है साइन 91, उसका स्क्वायर 1, तो वी नॉट आई नॉट, तो ये पी इंस्टेंटेनियस यहाँ पे ये है, इसका एवरेज ले अब, वी नॉट आई नॉट प्लस 0/2, तो ये वी नॉट आई नॉट ओवर 2 बन रहा है, वी नॉट आई नॉट ओवर 2। अब ये देखो, चेक करना है तुमने, वी नॉट आई नॉट ओवर 2, ये मेरे पास, अब देखो वी नॉट आई नॉट ओवर 2, ये मेरे पास क्या है, पी एवरेज, और पी एवरेज क्या बताती थी पूरे साइकिल में। अब देखना तूने ये 0 से 90 तक किया, तू 90 से 0 तक कर, फिर तू यहां से यहां तक कर, हर खाने के लिए आंसर 0 ही आना है, ठीक है, हर खाने के लिए आंसर 0 आना है, लेकिन वो, अब तुम यहां पे, ओहो, मतलब सॉरी 0 कह दिया मैंने, सॉरी सॉरी, मतलब ये खाने के लिए जो आंसर आया मेरे पास, ये वाले खाने के लिए, ये वाले, वो आया वी नोट आई नोट ओवर 2, ऐसी है ना। अच्छा, मैं कहता हूं मुझे जो एवरेज वैल्यू है ना, वो मुझे बताती होती है उस पूरे सर्किट में से कितनी है, कितनी एक सेकंड में कितनी एनर्जी किसी और फॉर्म में गई है, ठीक है। अगर हीट में गई है तो मैं उसको पावर डिसिपेशन कह दूंगा। पावर एक जनरल टर्म है कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी किसी और फॉर्म में गई, अगर वो हीट की फॉर्म में गई है तो मैं उसको पावर डिसिपेशन कह दूंगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो वी नोट ओवर आई नोट 2 आया है, मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी एवरेज इज इक्वल टू, चेक करना है चेक, वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये अंडर रूट 2 क्या होगा, ऐसे स्क्वायर कट जाएगा, फिर वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये वी आर एम एस इक्वल नहीं था, और ये वाला आई आर एम एस इक्वल नहीं था, मतलब चुप करके मेरी बात सुनो, सीक्वेंस सीक्वेंस। अगर तूने इंस्टेंटेनियस पावर निकालने को बोला उसने तुझे, वो कहता है 45 डिग्री, एमसीक्यू करो सोल्व, 45 डिग्री पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर बताओ। ये एमसीक्यू है, लिखो, ये देखो यहां पे लिखता हूं, ये देखो 45 डिग्री पे इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, पावर इंस्टेंटेनियस बता, ठीक है, एंड पूरे सर्किट की पावर डिसिपेशन बता। देखो रजिस्टर में जो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, वो असल में पावर डिसिपेशन है, क्योंकि रजिस्टर में तो होती वो किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में जाती है। अगर वो अगर वो बोले 45 डिग्री पे पावर डिसिपेशन बता, तो आपने इंस्टेंटेनियस वाला पावर वाला फॉर्मूला लगाना है भाई। कौन, क्या फॉर्मूला है वो, फॉर्मूला क्या है, वो है वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर थीटा। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर लेना है, उनका साइन के ऊपर स्क्वायर है, तो भी से कट जाएगा, तो 1/2 वी नोट आई नोट डिवाइड बाई 2, सही है। अच्छा, समझ आ गई। अब वो आपको बोलता है पूरे सर्किट की, अब पूरे सर्किट का अगर निकालना है उसके लिए फेज नहीं चाहिए। अगर तूने पूरे सर्किट की निकाली ना, मतलब पूरे साइकिल की, उसके लिए फेज नहीं चाहिए फिर तुझे, प्योरली रेजिस्टिव में, प्योरली रेजिस्टिव में। तो अब वो तू क्या करेगा, ये वाला फॉर्मूला बनाया अभी हमने पी एवरेज का, ये वाला सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर, आरएमएस की वैल्यू डाल दे, इसकी वैल्यू डाल दे, या फिर अगर तूने, तेरे पास पीक वैल्यूज है तो यहां पे डाल दे आई नो डिवाइड बाई 2, ये ले। समझ आई, हाँ भाई समझ आई, निकाल लेगा। तो मतलब पावर डिसिपेशन, पावर इंस्टेंटेनियस जो इसमें है वो डिसिपेट, सारा आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, अभी आप कर लोगे। अच्छा, अब इधर आओ प्योरली कैपेसिटिव में। मैंने कहा कि पावर होती है एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में जाना, लेकिन जब तुम एवरेज पावर की बात कर रहे हो ना, एवरेज पावर बता रही होती है डिसिपेशन कितनी हुई है हीट में उस सर्किट से।
अब मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस पावर, ये फॉर्मूला था इंस्टेंटेनियस पावर का, P इज इक्वल टू वी आई। अगर फिर इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो इंस्टेंटेनियस ही वोल्टेज ले, इंस्टेंटेनियस ही करंट ले। मैंने लिखा वी नोट साइन थीटा, वी इंस्टेंटेनियस की जगह, इंस्टेंटेनियस करंट की जगह मैंने आई नोट कोस थीटा लिखा। हाँ भाई बताओ क्यों लिखा कोस थीटा? आई समझ ऊपर से। यार तूने फेजर्स बनाने हैं, तूने सीक्वेंस से चलना है इस चैप्टर में, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? अच्छा अब वी नोट आई नोट साथ लिखा, साइन थीटा कोस थीटा मैंने साथ लिख दिया। अब साइन थीटा कोस थीटा के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे डिवाइड कर दूं, कट के ये वही आ जाना है ना, तो कोई मसला। 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। अब मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर ये आती है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। ठीक है, समझ आई? और एक और चीज, इंडक्टिव सर्किट में भी यही आएगी, इंडक्टिव सर्किट में भी यही आएगी, सही है ना? बस मसला मसला तो नहीं ना, कोई समझ आ गई है आपको? अच्छा अब देखो, वो तुम्हें फेज देता है 45 डिग्री पे, इतनी इंस्टेंटेनियस पावर गई होगी, सारा ये बताओ। ठीक है, अब वो तुम क्या करोगे? फेज डाल दोगे यहाँ पे। अब वो इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे क्या बता रही है कि उस इंस्टेंट पे 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी दूसरी फॉर्म में गई। मेरा आपसे सवाल है, क्या यहाँ पे वो जो दूसरी फॉर्म है वो हीट है? रजिस्टर में तो हीट थी, बल्ब बल्ब चलने लग जाएगा, क्या यहाँ पे हीट है? नो, नो। क्या है फिर? मैंने कहा था जब कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्जेस आ गए हैं, अब सोर्स और धक्का लगा रहा है इस चार्ज को यहां पे डालने के लिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए, तो वो एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कन्वर्ट हुई है, वो वाली है। अब मुझे बताओ, हीट में जब कन्वर्ट हुई थी तो हीट वापस आ सकती थी? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वापस तो आ सकती है ना जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी यहां से खत्म होगी, चार्ज यहां से बाहर निकलेगा, तो चार्ज की एनर्जी मतलब सर्किट के अंदर ही है, डिसिपेट नहीं हुई, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर जरूर है सर्किट के अंदर। वो तो है ना, मैंने कहा था पावर जनरली अगर वो बोल रहा है ना कि पावर होती है 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में गई। रेजिस्टर के केस में वो हीट थी, यहां पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आ सकती है सर्किट के अंदर, और वो आएगी। तो अगर मैंने पूरे साइकिल के लिए निकाल, इंस्टेंटेनियस पावर नॉन जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, लेकिन अगर मैंने एवरेज निकाल रहा हूं, मैंने कहा एवरेज आपको पूरे साइकिल का बताएगा। सीक्वेंस, सीक्वेंस एवरेज पावर इज फॉर द होल साइकिल, ये सीक्वेंस याद करो, रटो इसको, रटो पहले पकड़ के, रट्टा मारो इसका पहले। एवरेज पावर इज फॉर द होल साइकिल, तो होल साइकिल में एवरेज पावर यहां पे क्या बताती है? मैंने कहा डिसिपेशन बताती है कि सर्किट से क्या लॉस हुआ। तो जब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस आ रही है सर्किट के अंदर तो कोई लॉस नहीं होगा, नहीं होगा। अब जब आप एवरेज लेते हो ना, जब इसको आप प्रॉपर सोल्व करते हो तो वो आंसर जीरो आता है। वो नहीं मैं करा रहा आपको, वो नहीं मैं करा रहा आपको, वो मैं आपको नहीं करवा रहा, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर बताऊंगा उसका याद रखने के लिए, जिससे आप चीजें अंदाजा लगा लोगे। इंडक्टर के लिए भी ऐसे ही होगा, इंडक्टर के अंदर भी क्या होगा? पावर डिसिपेशन जीरो। उसमें क्या होता है? उसमें उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होती है ना दूसरी फॉर्म में, वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्क है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड दोबारा आती है वापस कन्वर्ट, तो समझ रहे हो ना? आ रही है ना समझ शहजादे? साइन थीटा और कोस थीटा देखो ना, अब आप इसका एवरेज ले लो, ये लो, इसका आंसर जीरो होता है। अब मैं आपको वो प्रॉपर, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स तो हो नहीं, तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये इसको सीक्वेंस समझ आया? इंस्टेंटेनियस पावर तुझे सिर्फ ये बताता है कि एक एनर्जी दूसरी 1 सेकंड के अंदर दूसरी फॉर्म में गई, कितनी एनर्जी गई। अब रेजिस्टर के केस में वो इंस्टेंटेनियस पावर, पावर डिसिपेशन दी थी, ओके ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तल्लक है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का तल्लक है। कैपेसिटर के केस में वो इंस्टेंटेनियस पावर होगी बिकॉज दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई 1 सेकंड के अंदर एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हुई, तो पूरे साइकिल के लिए डिसिपेशन जीरो होगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस किसी लम्हे में पावर जरूर होगी। सर जी आपने तो मसले ही सॉल्व कर दिए, ये मतलब था सर जी इन पावर्स का, अब समझ आई। तभी तो मैंने टिक लगाया है कि इंस्टेंटेनियस पावर होगी शहजादे, अगर तुझे उसने तुझे फेस दे दिया, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तूने इससे। हाँ भाई, कोई रोला
अब आपका एक मासूमाना सवाल, मासूमाना सवाल। आप मुझे कहते हो सर जी, अगर एक सर्किट के अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हैं, हाँ अब होगी, लेकिन अब कैपेसिटर भी अपना रोल प्ले करेगा, रेजिस्टेंस भी करेगी। अब यहाँ पे ना कुछ, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला सिलेबस में है ये वाला। एक होती है रियल पावर, एक रियल पावर या ट्रू पावर, एक होती है एक्टिव पावर, सॉरी एक होती है रिएक्टिव पावर। मैंने कहा एक होती है रियल पावर, एक होती है रिएक्टिव पावर, एक होती है एक्टिव, रियल या ट्रू, एक होती है रिएक्टिव पावर। एक्टिव बेशक आप यहां से निकाल दो, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। रियल पावर या ट्रू पावर, रियल पावर वो होती है जो हीट की फॉर्म में जाती है, रिएक्टिव वो होती है जो हीट की फॉर्म में नहीं गई, किसी ऐसी फॉर्म में गई है जो दोबारा सर्किट में आ जाएगी। समझ आई? अब इसका फॉर्मूला याद रखो, P इज इक्वल टू वी आर एम एस, ये रियल पावर के लिए निकालने के लिए, और आई आर एम एस, लेकिन कोस थीटा। अच्छा याद करो, ये वी आर एम एस और आई आर एम एस ये किसकी इक्वल था? ये पी एवरेज था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, रेजिस्टिव सर्किट। और आगे कोस थीटा लगा सकता हूं मैं। एक फॉर्मूला बस रट लो ना, ये कोस थीटा वाला। आप यूक में इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, बिकॉज ये बताएगा पूरी पावर में से कितना हिस्सा एक्टिव पावर में जाएगा, मतलब रियल पावर में जो हीट डिसिपेट होगी, और कितना हिस्सा वापस सर्किट में आएगा। देखो किसी और फॉर्म में सारी एनर्जी जाएगी, लेकिन उनमें से कौन सी वापस आएगी सर्किट में, कौन सी नहीं आएगी, वो ये बताता है इसने फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपकी फेडरल में लिखा हुआ है, पावर रियल पावर अगर निकालनी है तो वी आर एम एस मल्टीप्लाई बाय करंट इन फेज विद वी। देखो जब वोल्टेज ये थी और करंट अगर फेज होता, सारा का सारा वोल्टेज फेज के अंदर होता, इन फेज होता, तो पावर डिसिपेशन होनी थी, रेजिस्टेंस के अंदर हुई ना। उसमें इसलिए नहीं हुई, वो आउट ऑफ फेज से 90 डिग्री पे। मैं कहता हूं अब आउट ऑफ फेज है, लेकिन अगर 90 डिग्री के आउट ऑफ फेज पे नहीं है, अब मतलब कुछ हिस्सा हीट में भी जाएगा, कुछ हिस्सा वापस भी आएगा सर्किट में। और ये तब होता है अगर रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर लगे या रेजिस्टर के साथ इंडक्टर लगे या तीनों एक साथ लगे हो, ये मिक्सचर होता है। अब वो निकालने का तरीका होता है, जो एंगल दिया होगा ना वो यहाँ पे डाल दे। फॉर एग्जाम्पल तू ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से मैं तीनों का निकालता हूं, ये प्योरली रेजिस्टिव का, ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव का, प्योरली इंडक्टिव का। अब मुझे बताओ वी और आई आर, देखो ना इन, ये क्या है, आई आर एम एस का वो हिस्सा जो सारा इन फेज है उससे। अब प्योरली रेजिस्टिव में क्या है, वी आर एम एस और आई आर एम दोनों सेम होते हैं, इन फेज होते हैं, तो जीरो आएगा, कोस जीरो क्या होता है 1, उसमें ये डिसिपेशन होगी। अब मैंने बोला प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव में जो एवरेज वैल्यू होती है, रियल पावर ट्रू पावर, वो जीरो होती है, सारी की सारी रिएक्टिव पावर होती है उसमें जो वापस आ जाती है सर्किट में। सही है ना? अब वो फिर जीरो आनी चाहिए। अब मुझे बताओ वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या एंगल है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो यहाँ पे 90 डाल, कोस 90 कितना आएगा, जीरो, पूरा फैक्टर जीरो हो गया। तो रियल पावर जीरो नहीं आई इसमें, मुझे बताओ। तो इसमें और प्योर इंडक्टिव में रियल पावर जीरो है, ये एमसीक्यू है आपका। सारी की सारी क्या है, रिएक्टिव पावर, मतलब जो सारी सारी एनर्जी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हुई वो वापस आएगी सर्किट के अंदर, सर्किट से कोई लॉस नहीं होगा। पावर डिसिपेशन मतलब रियल पावर मतलब पावर डिसिपेशन जीरो। समझ आ गई? अच्छा समझ आ गई। अब हम कुछ सवाल सॉल्व करें, मुझे बताओ। अब हम सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब मजे वाला पार्ट आने लगा है। अब मैं यहां से इरेज कर दूं डाटा एक बार सारा। पहला सवाल है मेरे पास ये वाला, वोल्टेज ऑफ V इज इक्वल टू 60 साइन थीटा, थीटा की जगह उसने खोल के लिख दिया ओमेगा टी। अब उसने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दी हुई है भाई, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टर ऑफ 20 ओम इन एसी सर्किट। अब देखो मैं, अब तुमने तुमने ना मुझे कॉपी करना है, मैं क्या अप्रोच यूज करता हूँ, मैं ऐसी अप्रोच क्यों यूज कर रहा हूँ।
तभी तुम्हारे न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे। ये रजिस्टर, वो कहता है देखो ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज तो कोई भी हो सकती है, और वो कह रहा है कि वो क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट। अब वी नॉट यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है 60, ये यहाँ देखो ना पीक वोल्टेज का आंसर आ गया 60 साइन ओमेगा टी। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 20 ओम। वो कहता है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, IRMS निकालना है इन द सर्किट। मुझे बताओ, मुझे पता था ये इक्वल हो, अब देखो ये रेजिस्टर है ना, अब रेजिस्टर, अब चुप करके बात सुनिए, देखो रेजिस्टेंस इक्वल हो सकती है VRMS और IRMS, मैंने ऊपर बताया था, ऊपर मैंने बताया हुआ, ये देखो ये यहाँ पे R इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। तू VRMS को खोल के लिख ले V नोट ओवर अंडर रूट 2, IRMS को भी खोल के लिख ले I नोट ओवर अंडर रूट 2, तो वो इसके इक्वल भी आ सकता है, V नोट ओवर I नोट करके देख लेना, बेशक सेम आंसर आएगा। मतलब एक वोल्टेज की पीक पकड़ो, उसकी RMS निकालो, करंट की पीक पकड़ो, उसकी RMS निकालो, दोनों की रेशो लो, दोनों में सेम सेम आंसर आएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो मैंने क्या निकालना है, IRMS, ऐसी है, तो IRMS इक्वल है VRMS ओवर रेजिस्टेंस के। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दी हुई है, क्या VRMS दी हुई है। अब आप में से बहुत से बच्चे गलती करेंगे, तो इस V नोड का आंसर यहां डाल देंगे, और शहजादे VRMS है यहाँ पे, तू IRMS निकाल रहा है तो यहाँ पे VRMS डाल, V नोड से IRMS कैसे निकाल रहा है, समझ आ रही है ना बात की। तो पहले इस V नोड को VRMS निकाल, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं था उसके लिए, बिकॉज VRMS किसके इक्वल था 0.7 V नोट, वन बाई अंडर रूट 2 को मैंने सॉल्व करके 0.7 लिख दिया, सही है। अच्छा सही है सर, समझ आ गई। तो मतलब यहाँ पे VRMS की जगह तू क्या लिखेगा, VRMS की जगह तू लिखेगा 0.7, सॉरी V नोट है ना, V नोट से मैंने क्या निकालना है VRMS, तो VRMS निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए V नोट डिवाइड बाई अंडर रूट 2, मतलब 0.7 मल्टीप्लाई V नोट, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 60, आंसर आना चाहिए आपका, ये कटा इससे, ठीक है। 2 वन जार 2 थ्री जार 7 थ्री जार 21 और नीचे 10, तो ये 2.1 आ जाएगा आंसर। 2.1 कहाँ पे आंसर है ये। अगर आप पीक वोल्टेज डाल देते ना यहाँ पे VRMS की जगह, तो आपका 3 एम्पियर निकलना था आंसर, तो वो गलत था। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा अब देखो, तुम एक चीज यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे उसने सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सी दिया हुआ है, बाकी उसने बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन दिया, नन ऑफ दीज का। सी दिया हुआ है मतलब ये कौन सा सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव। देखो मैंने कैसे एमसीक्यूज को पकड़ा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यही चीजें जरूरी हैं अभी। अच्छा वो कहता है इनमें से कौन सा भाई सही है, ये ले, अभी देख लेते हैं भाई। अच्छा अभी देखते हैं, यहां पे एक चीज देखो, उसने ओमेगा सी दिया हुआ है, सी अकेला नहीं, ओमेगा सी, तो ओमेगा सी याद करो, ओमेगा सी से तुम्हें कोई रिलेशन याद आया, देखो मैं कैसे जा रहा हूं, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं एमसीक्यू को, मुझे ओमेगा सी से एक रिलेशन याद आया कि यार मैंने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ऐसी है। साथ मैंने पढ़ा था एक्स सी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे आई नोट देखा, मैंने यहाँ पे IRMS भी देखा, एक्स इज इक्वल टू आई नोट, सॉरी V नोट ओवर आई नोट, साथ VRMS ओवर IRMS। यहां पे उसने आई नोट की वैल्यू लिखी है, सर यहाँ पे आई नोट की वैल्यू मैं निकालूं, तो वो तो आती है आई नोट इज इक्वल टू V नोट ओवर एक्स सी इक्वल है 1/ओमेगा सी, तो मतलब V नोट के साथ चला जाएगा ओमेगा सी। सर मतलब ये तो करेक्ट आ गया, ये भी सही है, बी भी देख लो, यहां पे उसने IRMS निकाला हुआ है, तो IRMS किसके इक्वल है VRMS ओवर एक्स सी को लिखो 1/ओमेगा सी, तो ऊपर चल जाएगा, ये लो IRMS का आ गया, तो ये भी सही है सर, बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन आ जाएगा। बताओ कोई मुश्किल चीज, अब तुम खुद इमेजिन करो, तुम पता मुश्किल को तो समझते हो, अब मैं तुम्हें वैसे उठा के एम्स को दे दूं, अब तुमने क्या, तुमने कहा ना यार आई नोट इक्वल टू ओमेगा, सर ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रही, IRMS सीक्वेंस कॉन्सेप्ट में तुम्हें सारी लॉजिक समझाई है ऊपर, फॉर्मूलाज समझाए हैं प्रॉपर, अब करो सॉल्व,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब हम। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैरेड, सी दिया हुआ है इसने, इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 वोल्ट। सर ये क्या, उसने 12 वोल्ट दिए हैं, पोटेंशियल तो चेंज होता रहता है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज देना चाहिए था तो हम किसी भी फेज पे फाइंड करते, उसने कहीं पे नहीं दिया ना। तो अब आप इसको एज्यूम करोगे पीक वोल्टेज है, ये वी नोट दिया हुआ है इसको, सही है। कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, आंसर मेरे साथ दिए हुए हैं, अभी हम निकाल के प्रूव कर लेंगे। एंड करंट इन द सर्किट, सर करंट तो चेंज होता रहता है सर्किट में, इंस्टेंटेनियस करंट देना चाहिए था, नहीं दिया ना, तो मतलब आई नोट निकालना है, कोई मुश्किल चीज। अब तुमने निकालना है आई नोट और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई नोट था इक्वल वी नोट ओवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसी है। वी नोट दिया हुआ है 12 वोल्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दी है नहीं, लेकिन उसको निकालने के लिए कैपेसिटेंस दी है ना, और फ्रीक्वेंसी भी दी है, तो मतलब ये मैं निकालना ना, ये निकालना है मैंने, तो एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/2 पाई एफ सी, मैंने ओमेगा को खोल के लिख लिया, तो 1/2 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और साथ कैपेसिटेंस कितनी है 100 माइक्रोफेरेड, 10⁻⁻6 ऊपर ले जाओ 10⁻+6। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है सर, करवाता हूं, बेफिक्र रहो। देखो 10⁻6 ऊपर, नीचे वाली भी अगर कहीं पावर बनती है तो उसको पावर बनाओ, 2 × 3.14, और साथ ही 50 की जगह 5 × 10⁻1, ऊपर ले जाओ 10⁻−1 हो जाएगा, 5 वैसे ही आ गया नीचे। 100 की जगह 1 × 10⁻2, उसको ऊपर ले जाओ 10⁻−2 आ जाएगा, तो यहाँ 1 डाल दो, सिंपल। अब सारी पावर्स को सॉल्व करो, देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अब इस पावर को सॉल्व करो, -2 -3 6 - 3 +3 10⁻3 ऊपर आ गया। अब देखो 2 3.14 × 5, इस 10⁻3 को खोल के लिखो, ये 1000, 2 × 5 × 3.14, 5 1 5, 5 2 10, 2 0 वैसे 7, 2 1 2, 200, तो अब 100/3, 3.14 की जगह मैं 3 करता हूं, अभी सिर्फ चेक करना काम मेरा, चेक करना मैं क्या करता हूं, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 3 1 3, 3 3 9, 1 उधर गया, फिर 3 33 पॉइंट समथिंग, ऐसी है, ऐसी है ना, 33 पॉइंट समथिंग, देखो ना, 3 1 3, 3 3 9, लेकिन 10 था तो मतलब 1 उधर भेज आगे, अब 1 इस 0 के साथ जाएगा, तो वो 33 पॉइंट समथिंग। मेरे सोल्व करने का तरीका देखो, 100/3 था, 3 1 3, और ये 10 में से मैंने किया 3 3 9, वो तो 9 है, चाहिए मुझे 10 था, तो 1 रह गया, अब 1 को इस 0 के साथ लगा दे, 10 हो गया, तो वो भी 33 पॉइंट समथिंग चलता रहेगा ऐसे, 33 पॉइंट, पॉइंट मैंने तभी लगाया बिकॉज 100 के बाद कोई 0 नहीं है, अब मुझे पॉइंट लगाया, फिर मैं आगे 0 0 लगा के सॉल्व करता रहूंगा, छोड़ो ना इसको, छोड़ो, अब समझ आ गई, 33 पॉइंट समथिंग। सर लेकिन नीचे तो डिनोमिनेटर में 3.14 था, अगर 3 के साथ आंसर 33 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर थोड़ा सा ज्यादा होता तो आंसर 33 से कम ना आता, 31.8 आंसर लिखा हुआ है मैंने, 33 से कम नहीं है, मुझे बताओ, देखा कैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करते हैं। अच्छा ये निकल गया, ये भी निकल गया, अब उसको यहाँ पे डाल 12 के नीचे 33 डाल दे, 31.8 32 डाल दे, उसको सॉल्व कर, तेरे पास ये आंसर आ जाएगा, ये खुद सॉल्व करो, अब सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर, क्रॉस एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 15 हेनरी। मैंने तुम्हें बताया हुआ है इंडक्टेंस का जो यूनिट है ना वो हेनरी होता है, जैसे कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड है ना, इसका यूनिट होता है हेनरी, हेनरी, ओके। अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर, सर इंडक्टर के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता रहता, देखो ना मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, आप लोग पढ़ के जाते हो कि पोटेंशियल चेंज होता है, एमसीयू में लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सर वो तो चेंज हो रहा था, तो मसला ये है ना, कंफ्यूज करते हैं, स्टैंडर्ड नहीं है क्वेश्चंस का, तो उसने अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया तो मैं इसको क्या लूंगा, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू लूंगा, ऐसी है, उसने पीक वैल्यू पूछी है, इंडक्टेंस दी है उसने L15, व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 15 मिली एम्पेयर, सर करंट तो चेंज होता है, मतलब ये इसने क्या दिया हुआ है, पीक करंट, निकालना तूने क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एल किसी फॉर्मूले में आ रहा था, याद करो,
इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्मूले में आ रहा था ओमेगा एल। एल तूने निकालना है तो एक्स एल कर दे ओवर तू ओमेगा कर दे। उसने फ्रीक्वेंसी दी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं दी, मतलब 2 पाई एफ कर नीचे। क्या उसने इंडक्टिव रिएक्टेंस दी है? नहीं। उसने लेकिन पीक वोल्टेज दी है, चेक करो काम उसका। और सॉरी, पीक पीक वोल्टेज निकालनी है, पीक वोल्टेज निकालनी है। यहां पे मेरे पास अब क्या आता है, एक्स एल। एल उसने वैल्यू दी हुई है मुझे। अब एक्स एल किसके इक्वल था? पीक वोल्टेज ओवर ये मैंने निकालनी है, इसलिए ये पीक वोल्टेज एक्स ओवर एक्स एल मल्टीप्लाई बाय आई नोट, ऐसी है। यहाँ पे एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल मल्टीप्लाई बाय आई नोट। डालो आंसर, 2 × 3.14। इंडक्टेंस मेरे पास 15, आई नोट मेरे पास क्या है 15 मिलियन पेयर। 15 ऐसे 1000 में चले जाता हूँ, मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका चेक करो। 5 3 जार 15, 5 2 जार 10 एंड 2 0 वैसी। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 एंड 7 1 0 वैसी। अभी क्या आया है 2.3.14, 3 × 3 एंड 40 नीचे, 2 1 जार 2 2 20। अब चेक करो, अब तू इसको भी 3 कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर 9, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 डिवाइड बाय 20। तो ये अब चेक करना, जरा चेक करना। अब यहां पर देखो आंसर 27/20। ये तो आंसर वो नहीं आ रहा भाई, ये तो आएगा वी नॉट निकाला है ना, तो ये आंसर वो नहीं आ रहा। मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लाजमी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कोई। हाँ, क्या कर रहा हूँ देखो, मैंने क्या एफ की वैल्यू डाली है इस फॉर्मूले में? नहीं। यहाँ पे 50 भी डाल साथ, ये 0 0 कटा है यहाँ पे। 27 मल्टीप्लाई, अब देखो 2.5, 2.5 5 होता है ना, 2.5 को 27 से मल्टीप्लाई कर, 7.0 एंड 2.5, ये लो कर दें। 7 5 35, 5 3 उधर वैसे, 5 2 10 13। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए आपकी। 7 2 14, 2 4 5, करो सॉल्व इसको। 0 5 7 6, 67 पॉइंट समथिंग। अच्छा, मुझे बताओ, मैंने 3.14 की जगह 3 लिया था, लेकिन अगर मैं 3.14 लूं तो न्यूमिनेटर में आंसर ज्यादा आएगा, तो मतलब मेरे पास 67.5 से आंसर ज्यादा आएगा, 70.65 अप्रोक्सीमेशन। 4 ऑप्शंस दिए हो, निकाल लोगे? जबरदस्त हो गया सर। सर कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग हो जाएंगी अब इंशाल्लाह, वादा करते हो? सर वादा हो गया। अच्छा, आ जाओ आगे। इन द फॉलोइंग फिगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इट्स एडजस्टेड, मतलब मेरी मर्जी है 50 हर्ट्ज ले 60 हर्ट्ज ले, मैंने चेंज करनी है। while its voltage amplitude is held constant, पीक वैल्यू नहीं छेड़नी है। द लाइट बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट एट, अब तुमने यहाँ पे रेजिस्टर लगाया हुआ साथ, चेक कर रहे हो? वो कह रहा है किस फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा काम होगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ज्यादा ग्लो करने के लिए इसमें से करंट ज्यादा पास करना चाहिए, ऐसी है, करंट ज्यादा पास करना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अगर मैं एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा करूं, तो ये रिलेशन था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करूंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, एसी के फ्लो को रिएक्टेंस रेजिस्टेंस कम मिलेगी, तो ज्यादा करंट होगा सर्किट में। फिर जब ज्यादा करंट होगा इस रूट में से, इस रास्ते में से, तो मुझे बताओ ये ग्लो नहीं करेगा ज्यादा। अब आपको ना एक चीज रटाई होती है कि ये आपके पास एक वेवफॉर्म है, बताओ इस पीक पर कितना ग्लो करेगा, इस पीक पर 2 बार ग्लो करेगा एक साइकिल के अंदर, ठीक है ना? इस पर मैक्सिमम, इस पर मैक्सिमम। तो ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। अब वो बोलता है कि 100 हर्ट्ज कर दे, मतलब अब एक सेकंड के अंदर 100 साइकिल्स पास करेगा। ब्राइटनेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही है ना, समझ आई ना? लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे तूने रेजिस्टेंस भी साथ लगाई है, तो कैपेसिटर को तूने बल्ब लगाया है, देखो ना यहाँ पे तूने क्या लगाया हुआ है, ये तू दे रहा है बल्ब को सिर्फ एसी का सोर्स, तो उसमें तू फ्रीक्वेंसी जो मर्जी कर दे, ब्राइटनेस सेम रहनी है। लेकिन अगर तू कैपेसिटर साथ लगाए, देखो ना मेरी बात सुनो, मैं फ्रीक्वेंसी जो मर्जी करूं बल्ब को लगा के, क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस बदल जानी है फिलामेंट की? नहीं। लेकिन कैपेसिटर की रिएक्टेंस तो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। मैंने लिखा था ना कि रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस नहीं करती, नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। जो मर्जी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो,
रेजिस्टेंस होनी ही होनी है, वो उतनी रहनी है। अब मुझे बताओ, अपने ब्राइटेस्ट तब होगा जब करंट ज्यादा जाएगा। वोल्टेज की पीक तूने वही रखी हुई है, ठीक है, समझ आ गई। अब ब्राइटेस्ट एट फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे, रिएक्टेंस कम, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। हाँ भी समझ आई, ज्यादा बताओ। हाई फ्रीक्वेंसी डांस। अच्छा, अब मैंने अगर ये लगाया होता बल्कि साथ इंडक्टर, ये एसी का सोर्स, अब किस पे होनी थी? अब इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है इसके 30%। तो मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखनी थी ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस हो, ज्यादा करंट फ्लो करे और ब्राइटनेस ज्यादा हो। अब आप मुझे बोलोगे सर हीट में चला गया ये तो। आप तो कह रहे थे जहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगाओ वहां पे हीट में नहीं जाता, बल्कि वो फॉर्म वापस उस सर्किट में आ जाती है। शहजादे, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस फिलामेंट होता है। तो मैंने कहा था प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव, उसके अंदर होता है वो सारी की सारी पावर, रिएक्टिव पावर होती है उसमें, जो वापस आ जाती है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो कुछ हिस्सा हीट में जाएगा। अब इंडक्टर लगाया है चूंकि, तो अब कुछ हिस्सा सर्किट में भी आएगा। सही है ना? तो अब इसके लिए तो यूज करता था कितना हिस्सा लॉस होगा अब उसमें से। फॉर एग्जाम्पल पावर है मेरे पास 100, तो उसमें से कितना हिस्सा रियल पावर हीट में जाएगा, वो निकालता था तू इससे। कोसिटा, ऐसे ठीक है। कोसिटा को क्या बोलते थे? पावर फैक्टर। मैं आपसे सवाल पूछूं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 1 भाई, क्योंकि उसके दरमियान जीरो एंगल होता है, cos 0 1। और प्योर इंडक्टिव के लिए जीरो, प्योर कैपेसिटिव के लिए जीरो। तो ये भी एमसीक्यू है। हाँ भी शायद सारा हो गया। लिटरली, लिटरली ये आसान नहीं है ऐसा लेक्चर बनाना। और ना मेरी कोई स्पेशलाइजेशन है किसी फील्ड में, ना मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, ना मैंने एमफिल किया हुआ है, ना मैंने पीएचडी की हुई है। मेरा ये मानना है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ ये देखता है डिग्री क्या है। डिग्री उनके पास है, कॉलेज में टीचर्स हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है, लिटरली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो अच्छा पढ़ाते हैं ना, जो लॉजिकली पढ़ाते हैं, मैं उनके पैरों की धूल हूं। समझ आ गई? तो जज नहीं करना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सुनोगे मेरे से कुछ, ऑप्टिमिस्टिक रहना है हमेशा। तुम्हारे सामने है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं तुम्हें वो कॉन्सेप्ट्स, एक्चुअल सर्किट समझा रहा हूं। तो मतलब आइंस्टाइन पीएचडी की डिग्री लेके पैदा नहीं हुआ था, न्यूटन पीएचडी की डिग्री लेके नहीं पैदा हुआ था। दे थॉट हाउ, व्हाई एप्पल गिरा नीचे, व्हाई हाउ। और अल्लाह ने कहा अकल वालों के लिए इसमें निशानियां है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।